दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 46। कवि ने क्या देख लिया वॉशरूम में? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कवि ने महसूस किया उसके बच्चों को सिर्फ वो अकेला ही प्यार कर रहा है। उसकी बेबी, उसकी हनी तो आंखें बंद करके किसी की यादों में गुम है। कवि को बेहद गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कुछ ऐसा किया जिससे रीन की चीख निकल गई। कवि, इट्स हर्टिंग। कवि रीन के दोनों बेबी के चेहरे को इतना कसकर पकड़ लेता है मानो उन्हें खिंचकर अलग कर देगा। कवि रीन को देखकर गुस्से में कहता है, दिखाई नहीं दे रहा है बेबी प्यार मान रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रीन जल्दी से कवि के हाथों को हटाते हुए रुआसी आवाज में कहती है, कंडस को कवि में करते हो। आप छोड़िए, दर्द हो रहा है। कवि, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। रीन की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरता देख पता नहीं क्यों कवि को अच्छा नहीं लगता। इतने वक्त से रीन रो रही है, मगर कवि को अब जाकर उसके आंसू दिखाई देते हैं। कवि रीन के आंसू पोंछता है और अपनी उसी दमदार आवाज में बेड पर बैठकर कहता है, कितना रोती हो तुम? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे अपनी मम्मा से? शुश, रोते नहीं हनी, बच्चों को प्यार करना है ना, कहकर उसने पहले पिलो अरेंज किया, फिर रीन को बेड पर लिटा दिया। रीन को अब सच में कवि की मेंटल कंडीशन पर डाउट होने लगा था। कवि कितना बड़ा हैवान है, कितना क्रूएल है, रीन अच्छे से जानती है। कवि ने उसके लिए पिलो उठाकर सही से रखा। इस बात पर रीन को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कवि ने आज तक एक गिलास पानी खुद के हाथों से लिया नहीं था। अगर मेरे बेड पर किसी और लड़के को याद। कवि की बात पूरी हो पाती अचानक रीन बोल पड़ती है, नहीं कवि, मैं किसी को याद नहीं कर रही, बस आपके बारे में सोच रही हूँ। क्या उसकी रीन उसके बारे में सोच रही है? क्या उसे भी आंखें बंद करने पर कवि दिखता है जैसे कवि को रीन दिखाई देती है? पर मुझे मेरे बेबी सपनों में ज्यादा नहीं दिखते, बस मेरी हनी का फेस दिखता है हर बार। ऐसा क्यों? कवि यही सब सोच रहा था, तभी रीन की आवाज सुनाई दी। कविन, हमारे बेबीज को ठंड लग रही है, क्या आप इन्हें कपड़े? बस वो आंखें मीचकर इतना ही बोल पाई। कवि के जैसी पागलों वाली बातें उससे ना हो पाई। रीन का सर सहलाते हुए कवि पहले उसके माथे को चूमता है और कहता है, गुड जॉब बेबी, ऐसे ही अपने बेबीज और उनके हैंडसम डैडी का ख्याल रखा करो, फिर मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है? सो जाओ। इतना कहकर वो रीन से दूर हुआ और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। रीन को तो पहले विश्वास नहीं होता कवि ने उसे छोड़ दिया है, पर वो अब रिलैक्स थी, इसलिए चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। कवि काउच पर बैठकर एकटक रीन के चेहरे को घूर रहा था। पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो कवि इसके पीछे पागल हो गया है। अगर कोई लड़की उसके करीब जाने की कोशिश करती है तो कवि उन्हें मार डालता है, पर एक ये लड़की है जिसे कवि प्यार देना चाहता है बेड पर, मगर ये दूसरे लड़कों के साथ छी। इतना सोचकर कवि ने ना में गर्दन हिलाई। शायद ये सब उसके बेबीज के लिए होगा, मगर रीन के पास बेबीज है तो औरों के पास भी होंगे, फिर रीन के ही क्यों उसे पसंद है? क्या उसे बेबी से प्यार इसलिए है क्योंकि रीन उनकी माँ है? हाँ, यही सच हो सकता है। इतना सोचकर उसने रीन का ब्लैंकेट हल्के हाथों से दूर किया और उसके ऊपर लेट गया। रीन की बॉडी दब चुकी थी कवि की स्ट्रॉन्ग बॉडी के नीचे, पर कवि को सुकून मिला क्योंकि दोनों ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। रीन के भी बीस कवि की स्ट्रॉन्ग बॉडी से टच हो रहे थे, जिससे रीन ने आंखें मीच ली। कवि ने उसकी आंखों पर किस किया और बोला, हिलना मत वरना मेरा डेमोन यहाँ वहाँ टच हो जाएगा, फिर उसे तुम्हारा चेरी ही सुलाएगी। रीन घबरा गई। हाँ, कवि ने जिस भयानक चीज का नाम लिया वो रीन की थाई के बीच था और हार्ट भी था। रीन ने आंखें बंद करी। कवि ने उसकी दोनों आंखों को चूमा और अपने बेबीज को हल्के हाथों से मसाज देने लग। कुछ पल बाद कवि अपने दोनों बेबी से बात करते हुए नींद के आगोश में चला गया। रीन भी डरते हुए कुछ पल बाद सो गई। अगली सुबह कवि सपनों में रीन को तंग कर रहा, वो भी नॉर्मल वाला तो बिल्कुल भी नहीं। रीन की खिंचे इग्नोर करके कवि उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। सूरज की रोशनी से अचानक उसकी नींद टूटी उसी के साथ, और इतना प्यार सपना भी टूट गया। कवि का हैंडसम सा चेहरा किसी कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्ट चीज से टकरा रहा था। कवि आंखें खोलकर अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। इतनी प्यारी सुबह, वो भी अपने बच्चों के पास। कवि का दिल बाग बाग हो गया था। उसने रीन को देखा जो नींद में हद से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसने पहले बच्चों को देखा, फिर उन्हें इग्नोर करके उसने रीन को चूम लिया, फिर उन्हें चूमते हुए बोला, यू आर माई लव्ड वंस बिकॉज यू बिलोंग टू योर मदर रीन। शी इज द रीजन ऑफ माई पीस, माई कामनेस। सोचते हुए कवि उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मेस्मराइज हो जाता है। कवि ने रीन को जब कभी देखा था या तो डरते हुए देखा था या फिर रोते हुए देखा था, पर आज रीन नींद में हल्का मुस्कुरा रही थी। उसकी स्माइल कवि का दिल हद से ज्यादा धड़का रही थी। कवि को लग रहा था जैसे उसे कोई उसके दिल की बीमारी हुई है।
क्या उसे हार्ट अटैक आने वाला था? उसका ध्यान टूटा जब उसने रीन की आवाज सुनी। आप हमारा सुकून हो, हम आप सब। इतना बोलकर वो वापस सो गई। किसको याद कर रही है जो उतनी प्लीजेंट स्माइल पास कर रही है? और सुकून, इसका सुकून कौन है? कहीं वो रेन तो नहीं? या फिर इसका वो कॉलेज वाला मस्कुलर बॉय? वेट, इसका भाई कम आशिक ज्यादा भी हो सकता है। सोचकर कवि उसके दोनों बेबीज को खींचने लगा। रीन की आंखें खुल गई और वो दर्द सहते हुए झटपटाने लगी। कौन है तेरा सुकून? बोल रीन, किसको देखा तूने सपने में? कवि गुर्राया। रीन ने रोते हुए कहा, आह छोड़िए कवि, हमें दर्द। शब्द के पहले बता किसे याद कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। रीन ने रोकर कहा, ब्लू लोट्स को। क्या फूल तेरा सुकून है? कवि ने पूछा। रीन ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोली, हाँ हमें ब्लू लोट्स बेहद पसंद है। उन्हें देखकर आंखों को सुकून मिलता है। कवि जाने दीजिए ना। कहा जाने दूं? और वो ब्लू लोट्स देखकर तुम्हें सुकून मिलता है और मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर भी मुझसे दूर जाना है? क्या मैं चुपता हूँ तुम्हें? कहाँ जाना है बोल। चुभना वर्ड सुनकर रीन की नज़र कवि के डेमोन पर चली गई जो स्टैंडिंग पोजीशन में था। रीन खुद से चुपता नहीं है, 440 वोल्ट का कट भी देता है। इतना मन में सोचकर वो बोल पड़ी, मुझे सूसू आए हैं। जाने दीजिए ना। ये किस आफत का नाम है सूसू? कवि को सोच में गुम देखकर रीन वॉशरूम में भाग गई। यहाँ कवि भी उसके पीछे भागा और डोर बंद करके उस चीज का मतलब अपनी आंखों से देखना चाहता था, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखी सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। उसके बदन में गर्मी बढ़ने लगी और वो ना चाहते हुए भी हार्ड होने लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 47, तुम दोनों को किस करनी होगी ड्रामा खत्म होने पर। उद्धरण चिन्ह। रिकेप। यहाँ कवि भी उसके पीछे भागा और डोर बंद करके उस चीज का मतलब अपनी आंखों से देखना चाहता था। क्या ये सु किसी लड़के का नाम है? पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखे सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। उसके बदन में गर्मी बढ़ने लगी और वो ना चाहते हुए भी हार्ड होने लगा। अब आगे रीन को फील हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। रीन जल्दी से अपनी स्कर्ट ऊपर करके उसे पहन लेती है। रीन कवि को देखकर घबराते हुए कहती है, कवि आप यहाँ। उसके पीरियड जरूर खत्म होने वाले थे कल, पर आज कवि उसे ऐसे देख लेता तो। ये मेरा विला है और तुम भी मेरी ही हो। मुझे तुम्हारे हॉट लेग्स देखने हैं, उन्हें कवर क्यों कर लिया? कवि रीन के पास पहुंचकर चिल्लाया। रीन डरते हुए कहती है, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। कवि चिल्लाया, सॉरी माय फुट। उतारो अब जल्दी से, मुझे मेरी चेरी को देखना है, आज तक देखी नहीं है। दिखाओ हनी जल्दी, नहीं तो 1 मिनट। ये सूसू क्या होता है? अब तो रीन गई, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सच में ये कंट्री का नंबर 1 बैचलर दिमाग से टेढ़ा है क्या? सोचकर रीन बोल कुछ कहती तभी कवि ने उसके बाल मुट्ठी में भींच लिए और बोला, कौन है ये? कहीं किसी आदमी का नाम तो नहीं? कौन है? वाह, एक और लाइन में लग गया, कॉलेज वाला मस्कुलर बॉय। फिर वो रेन घर में तेरा आशिक कम भाई ज्यादा, और अब ये सुसु। टेल मी डैम हू द फुक इज दिस सू? कवि ठहरा इतने बड़े एम्पायर का अकेला वारिस। उसे हर एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनाने के लिए दुनिया के बेहतर टीचर्स आते थे। उसने कभी ऐसे वर्ड अपनी जिंदगी में सुने नहीं थे। कॉलेज में भी सिर्फ रिच फैमिली के लड़के लड़कियां होते थे। हाँ, रीन की बहन लीला भी उस कॉलेज में थी, पर सिर्फ परम की मेहरबानी से। कवि को ये सुसु कोई लड़का लग रहा था। कवि को उस चीज का मतलब समझाने के बाद रीन ने रिक्वेस्ट करी, कवि उसे वॉशरूम जाने दे। मगर कवि मान ही नहीं रहा था। उसने हाथ फोल्ड कर लिए और डेविल स्माइल देकर रीन को देखने लगा। उसे तो अपनी चेरी को देखना था। वो इमेजिन करके ही हार्ड होने लगा। रीन कैसे अपनी स्कर्ट उतारेगी? उसकी चेरी से कुछ निकलेगा। कितनी लकी है रीन की पी जो उसे रीन की चेरी के थ्रू बाहर आने का मौका मिलेगा। और एक कवि है जिसे अभी तक मौका नहीं मिला अपनी चेरी देखने का। कवि रीन को पी करते हुए इमेजिन करने लगा, कवि की चेरी कितनी प्यारी लगेगी जब कवि का डेमोन उसके अंदर होगा। इतना सब सोचकर ही कवि की सांसें भारी हो गई। कपड़ों के ऊपर से कवि की इतनी टाइट कंडीशन देखकर रीन घबरा गई। कवि रीन को अपने सामने करने के लिए जिद करने लगा। रीन रोने लगी और बोली, कवि उसे जाने दे, उसके मन से है। उसे भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं। कवि रीन के माथे को छूकर बुखार चेक करता है और बाहर जाने के लिए रिवार्ड मांगता है। रीन ने बड़ी मुश्किल से 10-12 किसेस देकर कवि को मनाया और उसे वॉशरूम से बाहर निकालकर नहाने लगी। कवि प्यारी मुस्कान देते हुए अपने गालों को छूकर बोला, हनी के लिप्स बिल्कुल हनी जैसे है, एकदम स्वीट। आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई लिटिल रिंग न्यू चेरी चेरी। उद्धरण चिन्ह। कवि फोन स्क्रॉल करते हुए रूम से निकला और हॉल में बैठे लकी को देखकर बोला, ब्रेकफास्ट अरेंज करो। लकी को जाता देख कवि पूछता है, कल रात नरीन की दोस्त ने उसकी माँ को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? डैड मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। लकी ने बहाना बनाया और शेफ से बोलकर खाना अरेंज कर दिया।
कवि दूसरे रूम से रेडी होकर डाइनिंग एरिया में रीन का वेट कर रहा था, तभी उसे रीन की हल्की आवाज़ सुनाई देती है जो दरवाजे से सर निकालकर कवि को बुला रही थी। कवि, आप यहाँ आ सकते हैं, 2 मिनट प्लीज। उद्धरण चिन्ह। कवि के मन में तो लड्डू फूटने लगे। जिस कविन सरावत के पीछे कंट्री की सारी लड़कियां पागल है, वो कविन आज रीन के ऐसे बुलाने से पागल हो गया। लकी किचन में था इसलिए उसे रीन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। रीन ने कवि को देखा जो बड़ी जल्दबाजी में उसकी तरफ आ रहा था। रीन को जरा भी उम्मीद नहीं थी कविन सरावत उसके बुलाने पर आएगा। ये कविन का टाइप ही नहीं था। दरवाजा खोलकर कवि ने रीन से पूछा, क्या हुआ है हनी? क्या मैं बेबी को प्यार करूं? मेरे बेबी और हनी दोनों मुझे मिस कर रहे थे ना। चलो कपड़े उतारो और हाँ, आज मैं थोड़ा ज्यादा प्रेस करूंगा, क्या पता मिलता जाए। रीन स्पीचलेस थी। उसने डरते हुए बात संभाल कर कहा, कवि बेबी आपको मिस कर रहे थे। कवि ने आईब्रोज रेज करी जैसे कह रहा हो, और तुम? क्या तुम अपने कवि को मिस नहीं कर रही थी? रीन खुद से, 10 मिनट तो हुए हैं अलग हुए। पूरी रात तो मेरे ऊपर सो रहे थे। कितना दबा दिया मुझे। रीन कवि को देखकर साफ साफ झूठ बोलती है, हाँ को हाँ, हमने आपको बहुत मिस किया कविन। बस अब कवि आसमान की ऊंचाइयों में था। उसकी बेबी और दोनों बेबीज उसे मिस कर रहे थे। वो उसके बेबीज को पकड़ पाता। तभी रीन हिम्मत जुटाकर बोली, हमें भूख लगी है और ये बंद नहीं हो रही है। इतना कहकर रीन पलट गई। सामने का नजारा देखकर कवि की आंखों में अजीब जज्बात उमड़ आए। ड्रेस की सिप रीन की कमर तक खुली थी। रीन की गुलाबी पीठ देखकर कवि का बदन गर्म हो गया। उसने जैसे जैसे जिप ऊपर करी, उसके होंठ रीन को चूमते गए। आहे कवि। उद्धरण चिन्ह। कवि मदहोश आवाज में बोला, यस बेबी, कॉल मी कवि, आह माय बेबी गर्ल। उद्धरण चिन्ह। चलो जल्दी, भूख लगी है ना। कवि उसकी जीप बंद करके डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। डाइनिंग एरिया कवि और लकी चेयर पर बैठे थे। किसी के कदमों की आहट सुनकर लकी पीछे मुड़ गया, मगर रीन को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कल रात कवि जिस लड़के को रूम में लेकर गया था वो तो बुरी होनी चाहिए। उसने पैसों के लिए कविता के साथ रात गुजारी थी ना, मगर ये लड़की, ये तो बच्ची है और कवि जल्लाद। लकी की आंखें रीन को देख जिंदगी में पहली बार नर्म पड़ी थी। वो रीन को एकटक घूर रहा था, मगर गलत इंटेंशन से नहीं। उसे रीन को देखकर बहन वाली फीलिंग आ रही थी, मगर कवि का मगज गर्म हो गया था। लकी को रीन को ऐसा घूरता देख कवि लकी का हाथ गर्म सूप के बोल में डाल देता है। लकी चिल्लाया नहीं, बस उसकी हल्की आह निकल गई। रीन तो कब से नीचे नजरें करके आ रही थी। उसने लकी को दर्द में तड़पते हुए देखकर कहा, आपको क्या हुआ? कवि, देखिए ना इन्हें क्या हो रहा है, इनका हाथ कितना जल गया। शट अप, कवि गुर्राया। उसने लकी को भेज दिया। लकी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वॉट, उसके बॉस कवि के पास तो बिल्कुल हेवन से उतरी एंजल है, कितनी प्यारी है। कवि ने रीन को चेयर पर बिठाया और उसके हाथ को मसलते हुए बोला, बड़ी जल्दी थी उसे छूने की। तुम अपनी हद में रहा करो, अपना पहले वाला एटीट्यूड बदलो। तुम्हारा सिर्फ एक मेन है जो कविन सरावत है। गॉट इट। रीन ने हमें गर्दन हिलाए और कवि ब्रेकफास्ट करने लगा। वो सुबह सुबह रीन पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। हाँ, अगर वक्त रहते उसने रीन के हाथ को पकड़ा नहीं होता तो उसकी बेबी के हाथ लकी से टच हो जाते। फिर कवि रीन को ऐसी पनिशमेंट देता जिससे उसकी रूह कांप जाती। रीन का हॉस्टल। कवि रीन को हॉस्टल छोड़कर कंपनी निकल गया। घर में जाएगा तो लीला को देखेगा और उसका गुस्सा अगर बाहर आया तो उसके डैड विधवा हो जाएंगे, इतना सोचकर वो कंपनी चला गया। पिंकी का रूम। रीन रूम में जाकर पहले रीवा के माथे को चूमती है और उसकी स्टडीज के बारे में पूछती है। पिंकी के इतने खतरनाक तरीके से घूरने से रीन बड़ी मुश्किल से बहाना बनाती है कि वो उसे बाद में सब बताएगी। फिलहाल पिंकी उसे कॉलेज जाने दे। कॉलेज। नकुल कब से रीन का वेट कर रहा था। रीन को ड्रामा रूम में आते देख उसकी नज़र अचानक रीन के क्लीवेज पर चली गई। उसे रीन के हल्के बेबीज दिखाई दे रहे थे जिस वजह से वो उनसे अट्रैक्ट होकर उन्हें देखने लगा। नकुल तो हिप्नोटाइज हो गया था रीन के क्लीवेज पर बना काला तिल देखकर। उसने मुश्किल से अपना ध्यान हटाया और रीन को बहुत डांट लगाई। करीब 3 घंटे उनके ड्रामा की प्रैक्टिस चलती है, जहां नकुल की नज़र बार बार उस काले तिल पर जा रही थी। नकुल को अब रीन की सॉफ्टी अच्छे लग रहे थे। उतने बुरे भी नहीं है, अच्छे है बहुत। मेरे एक हाथ में तो नहीं आने वाले, हाँ बट माउथ में तो आ सकते हैं। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने अपने गाल थपथपाए, 4 बार मुंह धोया। रीन उसकी दोस्त है और वो उसके बोबाइस को नेकेड इमेजिन कर रहा है। रीन की बॉडी को इमेजिनेशन में सक कर रहा है, उन्हें काट रहा है। ये गलत है। नकुल ने खुद को समझाया और ड्रामा रूम में चला गए। उन्होंने 2 बार और प्रैक्टिस करी और घर जाने को हुए तभी सीनियर ने शॉकिंग अनाउंसमेंट की। सीनियर की बात सुनकर रीन की आंखें बड़ी हो गई। क्या ड्रामा के वक्त नकुल और उसकी किस? अगर ये बात कवि को पता चल गई तो? और रीन खुद भी नकुल को किस करना नहीं चाहती थी, पर नकुल ने अचानक किस के लिए हाँ बोल दिया। मैं रीन को किस करूंगा ड्रामा नाइट पर। नकुल अचानक ऐसा बोल पड़ा।
वही कॉलेज के डीन ने कवि को और मिस्टर सरावत को इनविटेशन कार्ड भेज दिए थे पार्टी नाइट के लिए। वही मिस्टर सरावत अपनी ओर से कवि को भेजेंगे ऐसा सोच चुके थे। वही रीन नकुल की बात मानकर किस के लिए हाँ कह चुकी थी। क्या हो जाएगी नकुल और रीन की किस? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 48। कवि को आई अपने बच्चों की याद, उद्धरण चिन्ह। अब आगे। नकुल और रीन को देखते हुए सीनियर बोलता है, क्या हुआ? तुम दोनों को ये सीन परफॉर्म करना पड़ेगा। थाईलैंड के सबसे रिच बिजनेसमैन्स को इनवाइट किया है डीन ने, और तुम लोग तो जानते हो थाई ड्रामा हो और उसमें किस ना हो तो कैसे चलेगा। इतना बोलकर सीनियर ने रीन को देखा और प्यारी मुस्कान देकर बोला, अगर तुम चाहो तो ड्रामा से बाहर निकल सकती हो रीन, पर इससे कॉलेज की रिप्यूटेशन दांव पर लग जाएगी। सभी तरफ पोस्टर लग चुके हैं ड्रामा के, उद्धरण चिन्ह। सीनियर को जाते देख रीन ने अपना सर पकड़ लिया। वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी। रीन की तो आंखें बरसने लगी थी। एक तरफ कॉलेज की रिप्यूटेशन थी और दूसरी ओर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। रीन धड़ाम से एक चेयर पर बैठ जाती है और अपना चेहरा हथेली में छिपाकर कुछ सोचने लगती है। वही नकुल ने जब से किस वर्ड सुना था उसके दिल में अजीब हलचल होने लगी थी। रीन और नकुल की किस होगी तो रीन के होंठ नकुल के होंठों से मसल दिए जाएंगे। रीन के होंठों का जिक्र याद करके उसने रीन के लाल होंठों को देखा। ये पहली बार था जब नकुल रीन के होंठों को इतनी बुरी तरह घूर रहा था। उसका मन कर रहा था रीन के होंठों को खा जाए। 1 मिनट अगर रीन को किस करूंगा फिर उसके बाद मुझे उसके B22 को दबाना पड़ेगा। क्या मैं उन्हें छू सकता हूँ? क्या वो मेरे हाथों में आएंगे? क्या मैं रीन के इस क्यूट से तिल को किसी दे पाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। नकुल अपनी सपनों की दुनिया में चूर था। तभी रीन की सिसकने की आवाजें सुनकर वो होश में आता है और रीन के पैरों के पास बैठकर उसका चेहरा हाथों में थामकर कहता है, देख मुझ पर भरोसा रख, मैंने हाँ कहा है तो कुछ सोचकर ही हाँ कहा होगा। रीन ने ना में गर्दन हिलाए और वो रोते हुए वहां से भाग गई। नकुल जो उसके पीछे भागने वाला था उसे कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई देती है। क्या वो दोनों कपल नहीं है? पर वो दोनों तो कितने चिपकते हैं एक दूसरे से, और नकुल कितना हैंडसम है। तभी एक लड़का कहता है, रीन भी कुछ कम नहीं है। वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी आंखें, उसके काले लंबे बाल, उसकी वो स्माइल, हर एक चीज में परफेक्ट है वो, और सबसे ज्यादा तो उसके होंठों प्यारे है। मन करता है 10-12 किस कर लूं। शट अप, नकुल चिल्लाया। नकुल की आवाज सुनकर ही वो लड़के डर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नकुल को देखा जो खा जाने वाली नजरों से उस लड़के को घूर रहा था। सभी को लगा नकुल अपनी छमिया के पीछे भाग गया होगा। नकुल दांत पीसकर कहता है, अगर उसके होंठों को, उसकी बॉडी को किसी ने इमेजिन भी किया तो जिंदा गाड़ दूंगा। ओ पाए, गेट आउट। नकुल इतना जोर से चिल्लाया कि सभी भाग गए। रीन को कोई और किस करेगा, सोचकर ही नकुल का गुस्सा आपे से बाहर हो चुका था। रीन कितनी मासूम है, अगर इस लड़के ने उसके रोजी लिप्स को किस करके हट कर दिया तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना सोचकर वो वॉशरूम की तरफ भाग गया। रीन बाथरूम में जाकर पहले अपने चेहरे पर पानी छिड़कती है और अपने चेहरे को अच्छे से साफ करके नकली मुस्कान चिपका लेती है, क्योंकि उसे अब हॉस्टल जाना था। केस इंडस्ट्री। कवि आज सुबह से काम में बिजी था और एक्साइटेड भी था, पर उसकी एक्साइटमेंट चेहरे से बिल्कुल भी शो नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका दोस्त आने वाला था कोरिया से। साथ ही उसे आज सुबह और कल रात बिताए अपने बच्चों के साथ के वो हसीन लम्हे कवि को याद आने लगा, जहां वो उन्हें कितना खिंच रहा था, प्यार से लीक करके मसल रहा था। माई क्यूट वंस यू आर अमेजिंग। तुम्हारी चेरी जो पिंक है वो और ज्यादा टेस्टी है, बस उसके अंदर से मिल्क निकले जल्दी से, कहकर वो वॉशरूम वाला सीन याद करने लगा जहां रीन पी करने वाली थी। क्या उसकी लिटिल चेरी से वो सब कुछ कैसे आ सकता है? नहीं, ये गलत है। वहां सिर्फ कवि द जूनियर जाएगा, इतना सोचकर वो टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। लकी उसके केबिन में आते हुए कहता है, बॉस वो आ गए हैं। कवि चेयर से खड़े होकर केबिन से बाहर जाते हुए कहता है, ठीक है, रियाज की सभी फाइल्स चेक हो चुकी है ना? एंड नेट के लिए रहने का इंतजाम हुआ है या नहीं? पहले तो लकी शौक हो जाता है, आखिर उसका बॉस इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। कवि पहली बार इतनी बातें कर रहा था, जो बात तो लकी के लिए अजीब थी। कुछ दिनों से कवि अजीब बिहेव कर रहा है। लकी अपने ख्याल झटक कर कवि से पूछता है, सब अरेंज हो चुका है बॉस, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। कवि ने हाथों से जाने का इशारा किया और जल्दी से केबिन से निकलकर अपनी होटल चला गया। वही दूसरी तरफ रीन कहाँ है? नकुल ने एक लड़की से पूछा। लड़की बोली, अभी लेडीज हॉस्टल की तरफ गई है। नकुल भागता है उस ओर, पर उसे रीन कहीं दिखाई नहीं देती है। शीट, अब क्या करूँ, कल बात करूंगा। इतना सोचकर वो अपनी कार लेकर घर निकल जाता है। रीन ने हॉस्टल रूम का दरवाजा खोला और पिंकी के गले लग गई। पिंकी उसे खाना खिलाने के बिठाती है और रीवा को भी खाना खिलाती है। रीन ने अपने भाव अच्छे से छिपा रखे थे। पिंकी आज शाम दिवित के साथ डिनर पर जाने वाली थी। यहाँ रीन परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे रीवा को फ्लावर शॉप ले जाना पड़ेगा।
और फ्लावर शॉप में कवि कभी भी आ धमकता है। कवि का होटल रूम में जाकर कवि अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है जहां उसका दोस्त बैठा हुआ था। हाँ, पर ये देव या फिर परम नहीं था, ये तो नरुतो ओबरॉय था। नरुत को देखकर कवि ने आवाज लगाई, कैसा है नैट? उद्धरण चिन्ह। नरुत नजरें उठाकर कवि को देखता है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं और कुछ पल एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा को कुछ दिनों से बेचैनी हो रही थी। उसे बेचैनी सी महसूस होती थी खाना खाने के बाद। मीरा को लेकर मान हॉस्पिटल गया था। वही परम भी आज हॉस्पिटल आया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ उसके घर पर अरेंज हो सकता था। मगर परम को आज उस रूम में जाना था जहां हैवानियत दिखाते हुए उसने अपनी मासूम बेबी से हमेशा के लिए बच्चा देने का सुख छीन लिया था। ताजुब की बात थी, मीरा का चेकअप उसी रूम में हो रहा था और वही लेडी डॉक्टर थी। परम जैसे ही हॉस्पिटल रूम का डोर का नोट पकड़कर खोलने वाला था तभी उसे डॉक्टर और मीरा की बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो जैसे जैसे डॉक्टर की बात सुन रहा था उसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल होती जा रही थी। शाम का वक्त, रीन फ्लावर शॉप में थी तभी कोई वहां आता है और रीन को बेहद जोर से गले लगा लेता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 49, कवि की जलन, रीन के लिए एक और सजा। उद्धरण चिन्ह। अब आगे, फ्लावर शॉप। रीन फ्लावर शॉप में काम कर रही थी तभी किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। रीन चिहुक उठी। ये छुअन तो कुछ जानी पहचानी थी। ये स्ट्रॉन्ग मैनली प्रेजेंस किसी और की नहीं, रेन की थी। रीन को अपने कंधे पर कुछ गर्म चीज महसूस होती है। क्या ये रेन के आंसू है? पर रेन तो कितना बड़ा है और इतना हैंडसम भी है। हाँ, पर वो रुड नहीं है। इतने हैंडसम डैशिंग लड़के को रोने की क्या जरूरत? इसके पीछे तो लड़कियां पागल होंगी। लड़कियां नहीं तो फिर कौन सा रीजन हो सकता है? सोचकर रीन बिना पीछे मुड़े रेन के गालों को थाम लेती है और परेशान आवाज में पूछती है, रेना आपको क्या हुआ है? आपको कुछ हुआ है क्या? आप रो रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रेन उससे जल्दी से दूर हो गया। उसके आंसू रीन के कपड़े खराब कर देंगे ऐसा सोचकर वो रीन से दूर हो गया। रीन पीछे मुड़कर रेन के हैंडसम फेस को देखकर कहती है, आप रो रहे हैं रेन? कहकर उसने रेन के चेहरे पर हथेली रख देती है और प्यार से कहती है, पहले तो आप ये वाइट कलर मत पहना करो। रेन ने आंखों से ही पूछा, मगर क्यों? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ इसमें? उद्धरण चिन्ह। रीना में गर्द हिलाती है और रेन को काउच पर बिठाकर कहती है, मत पहना करो क्योंकि। रीन को चुप हुआ देख रेन बोल पड़ा, क्योंकि? रीन ने कहा, कुछ नहीं ऐसी ही। उद्धरण चिन्ह। तुम बताओगी नहीं तो फिर मैं भी नहीं बताने वाला, मैं क्यों रो रहा हूँ वो। उद्धरण चिन्ह। रेन की बात सुनकर रीन ने एक आंख खोलकर उसके सीने की ओर देखा और डरते हुए बोल पड़ी, आपके निपल दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े। उद्धरण चिन्ह। रेन का चेहरा देखने लायक था रीन की बात सुनकर। वही रीन की आंखें बंद थी। दोनों फिंगर क्रॉस करके रीन इंतजार कर रही थी रेन कब उसके ऊपर गुस्सा करेगा, क्योंकि रीन सिर्फ उसकी एक दोस्त है। आखिर उसका क्या हक बनता है रेन को ज्ञान सिखाने का? उसका हक ही क्या है रेन के ऊपर? इतना सोच रीन आगे के अंजाम का इंतजार करने लगी। रीन कुछ और सोचती तभी रेन जोर जोर से हंसने लगा। क्या कहा मेरे? हाँ, ओह माय प्रिंसेस, तुम तो सच में कमाल हो। मेरे कपड़ों के ऊपर से ही उन्हें स्कैन कर लिया। रेन कुछ पल हंसता है फिर रीन के थोड़े करीब जाकर मदहोश आवाज में कहता है, इतना ऑब्सेशन, वो भी मेरे दोनों प्यारे प्यारे नेप। रेन आगे ना बोल पाया। रीन की नाजुक सी उंगली उसके होंठों पर थी। आप कुछ भी मत बोलिए, वो तो दिख गया इसलिए मम्मी ने बोल दिया। सॉरी ना बाबा। उद्धरण चिन्ह। रीन का मुंह लटका हुआ देख रेन उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए बोला, मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोला ना तुमने। उद्धरण चिन्ह। इन्हें कैसे पता चला? क्या ये जादूगर है? रीन की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए रेन कहता है, रीन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम सरावत मेंशन में मत रुको, कविन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेन तो अमीर भी नहीं है इतना, तो वो रीन के लिए घर कैसे रेडी करेगा? रीन ने उसे मना कर दिया और बोली, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती है रेन, और असली वजह यह है कि मैं मम्मा के बिना नहीं रह सकती और कविन मुझे परेशान नहीं करते हैं। रीन ने बोल तो दिया पर वो खुद जानती है कवि क्या चीज़ है और वो क्या क्या कर सकता है। रेन की हिम्मत नहीं हुई उस सपने के बारे में रीन को बताने की जो उसने अभी कुछ देर पहले देखा था, जिस वजह से वो भागते हुए यहाँ आ गया। उसने सपने में देखा था कवि रीन के कर बदसलूकी कर रहा था और रीन रो रही है पर कवि उसके साथ बुरा बिहेव कर रहा था। कवि रीन के बेबीज के बीच मुंह धंसाए था और बड़ी बेरहमी से उन्हें काट रहा था। रेन ये सपना देखकर बेहद डर चुका था। रीन ने बहुत बार पूछा रेन रो क्यों रहा था, पर रेन मजाक से ये बात टाल पाता है। वहीं दूसरी तरफ देव को उसकी एंजल से रिलेटेड कुछ सबूत मिले थे, जैसे वो बचपन में कैसे दिखती थी, पर ये एक फोटो काफी नहीं था पूरे थाईलैंड में उसे ढूंढने के लिए। देव और कविन दोनों साथ में बैठे थे।
कवि के हाथ में रेन की एंजल का फोटो था जिसे देखकर कवि को कुछ अजीब महसूस होता है। ये फोटो 1 साल की बच्ची का था। नेट भी उसी रूम में मौजूद था जो किसी सोच में गुम था। उसे बस अपनी स्वीट कैंडी की याद सता रही थी। इन 15 दिनों में उसकी सुबह सारा की फोटो देखकर होती थी और रात भी उसका फोटो देखकर ही होती थी। कवि को बड़ा अजीब लगा। ये नेट हर बार सिर्फ और सिर्फ काम में घुसा रहता है, तो आज इसे क्या हुआ? आज क्यों नेट चांद को ऐसे देख रहा है? एक मिनट कवि खुद भी तो चांद को देखता है जब से उसकी जिंदगी में रीन आई है। हॉस्पिटल में परम ने उस रात मीरा के साथ हॉस्पिटल के जिस रूम में जबरदस्ती वो सब किया था, आज परम उस रूम में जाकर शोक मनाना चाहता था। परम लिफ्ट से निकला और सामने वही रूम था जहां उसकी मीरा बच्चा पैदा करने का सुख खो चुकी थी। परम ने आगे कदम बढ़ा दिए। उस डॉक्टर को उस रूम में जाते देख परम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के उस रूम के बाहर खड़ा हो गया। लेडी डॉक्टर बोली, देखिए मिस मीरा, आपकी हेल्थ अब ठीक है और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना था आप कभी बेबी कैरी नहीं कर सकती है। मीरा अब इस डॉक्टर को क्या बताए परम ने क्या किया और मीरा ने झूठ क्यों बोला? मीरा और मान एक दूसरे को देख रहे थे। मान की आंखों में परम के लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। मीरा ने जिस डॉक्टर की मदद से झूठ बुलवाया था वो केबिन में आ चुकी थी। वो बोली, वो झूठी रिपोर्ट मैंने बनवाई थी क्योंकि मीरा के मंगेतर ने उसका रेप किया था। मीरा बिल्कुल ठीक है, वो बच्चा कंसीव कर सकती है। ये मीरा और मेरा प्लान था उस बुरे आदमी को मीरा से दूर रखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। परम जैसे जैसे ये बातें सुन रहा था उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसकी आंखों में कुछ था तो सिर्फ मीरा की तबाही। मीरा उस डॉक्टर को देखकर प्यार से बोलती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने वो झूठ बोला। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, अरे कोई बात नहीं मीरा, तुम ठीक हो, वही बहुत है। उस बुरे इंसान के साथ सही हुआ। उसको रोते देख मुझे सुकून मिला था, पर मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था। माना परम ने जो किया वो गलत था, पर मीरा ने भी गलत ही किया है। मीरा जानती थी परम एक बच्चा या बच्ची चाहता है जिसके अंदर वो अपने माँ बाप को देख पाए, और परम कितना लॉयल है मीरा अच्छे से जानती है। मीरा उस डॉक्टर को कहना चाहती थी वो झूठी रिपोर्ट फेंक दे, क्योंकि मीरा अब परम को सब सच बताना चाहती थी। अपने परम के बिना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों में परम जब कभी मीरा के सिरहाने बैठकर रोया था, मीरा जग रही होती थी, उसके आंसू भी बहते थे। मीरा सच बोलने के लिए मुंह खोलती तभी वो डॉक्टर जिसने इसका चेकअप किया था उसे लगा मीरा इस लड़के के साथ आई है तो ये दोनों पति पत्नी होंगे और इन्हें बच्चा चाहिए। वो अचानक बोल पड़ी, मिस मीरा और आप इनके पति मिस्टर मान, आप दोनों कोशिश करिए, नेक्स्ट टाइम आप दोनों मम्मी पापा जरूर बनेंगे। हाँ बस आप ज्यादा फोर्स यूज मत करना, इनकी वजह ना अब ठीक है। बी जेंटल एंड। उसकी मीरा और ये लड़का पति पत्नी, इनका बच्चा नहीं। परम का गुस्सा अब लिमिट्स क्रॉस कर चुका था। डॉक्टर की आवाज निकल ही नहीं पाई क्योंकि परम हवा में बुलेट फायर कर चुका था। मीरा उसकी लाल आंखें देखकर थर थर कांप रही थी। मान ने उसे अपने पीछे किया, वो कुछ कहता तक परम ने उस झूठी रिपोर्ट बनाने वाली डॉक्टर के हाथ पर गोली चला दी और बोला, इन्हीं हाथों से रिपोर्ट बनाई थी ना। मीरा समझ गई अगर वो परम को वक्त रहते नहीं हैंडल करेगी तो वो पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद कर देगा। सोचकर मीरा उसकी बाजू थाम कर बोली, न नहीं परम, प्लीज प्लीज कुछ। परम ने बिना देरी किए मीरा के बाल खींचे और बोला, तो ये तुम्हारा प्लान था? मुझे अच्छा होने की सजा मिली है ना, अब तुम सब सजा भुगतोगे। इतना कहकर उसने बाहर खड़े बॉडीगार्ड को बुलाया जिन्होंने दोनों डॉक्टर को बंदी बना लिया। मान मीरा के पास जाता उससे पहले उसे भी पकड़ लिया। मीरा की आंखों में देखते हुए परम ने उसके बालों को छोड़ दिया और गुस्से में बोला, कितना प्यार किया तुम्हें, अरे एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं होती है मुझे तुम्हारे ऊपर, और तुमने कहकर परम रोने लगा। उसकी आंसू देख मीरा का दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। एक औरत खुद रोती है तो बाद में खुद को समेट भी लेती है, पर जब उसका हमसफर टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसे होता है। मीरा ने कुछ नहीं सोचा और परम के गले लग गई और बोली, आई एम सॉरी परम, मुझे माफ कर दो और इन सबको छोड़ डॉक्टर प्लीज, इनकी कोई गलती नहीं है। माफी तो वक्त डिसाइड करेगा बेबी, इन तीनों की सजा मिलकर रहेगी एंड डोंट वरी बेबी, तुम्हें भी सजा मिलेगी। सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है, चलो से करते हैं, अगर तुम साथ दोगी बेड पर तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। मीरा रोते हुए बोली, प्लीज इन्हें छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी। नॉट बैड बेबी नाउ किस मी। मीरा डरते हुए उसके होंठों पर होंठ रख देती है। बॉडीगार्ड की नजर नीचे थी। मान का दिल हजार मौत मर रहा था, उसकी आंखें बरस रही थी, पर वो मजबूर था। वो दोनों डॉक्टर डर के मारे कांप रही थी, पता नहीं परम उनके साथ क्या करेगा। 5 मिनट बाद परम ने मीरा के होंठों को छोड़ दिया और बोला, चलो बेबी अब तो हम बच्चा पैदा कर सकते हैं ना, आज रात ही तुम्हारी इस टम्मी में लिटिल परम देता हूँ। फिर उस डॉक्टर को देखकर दांत पीसकर बोला, और तू इसका पति, इसका हमदर्द, इसका बेबी, बाबू, सोना, रोना धोना सब कुछ मैं हूँ। परम बॉडीगार्ड को देखकर बोलता है, चलो इन्हें ज्यादा परेशान मत करना, जल्दी छोड़ देना।
कहकर उसने मीरा को बाहों में उठा लिया और अपने विला पर ले गया। वहीं दूसरी तरफ रीन और रेन की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आज रीन रेन को फ्रेश ब्लू लोट्स के फूल देती है। इस वक्त तो बस नहीं मिलेगी, इसलिए रेन उसे घर छोड़ देगा ऐसा कहता है। रीन भी हिचकिचाते हुए मान जाती है। ठीक है। उद्धरण चिन्ह सरावत मेंशन। कवि ने नेट और देव के साथ डिनर कर लिया था। वो बस अपनी बेबी, अपनी प्यारी हनी और प्यारे बेबिज के साथ कुछ प्यार के पल गुजारने आया था। मगर पिछले आधे घंटे से कवि रीन का वेट कर रहा था। कवि ने रीन के रूम में कुछ पल उसकी मौजूदगी, अपने बच्चों की मौजूदगी महसूस करते हुए बेड पर बिताए। उसने बेड को ऐसे छुआ था जैसे वहां रीन की मौजूदगी हो अभी भी। पर इस आधे घंटे में उसका गुस्सा आपे से बाहर जा चुका था। कवि खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट की कश भर रहा था, तभी उसे कुछ रोशनी सी दिखाई देती है गार्डन के बीच बने रास्ते से। एक बाइक रुकती है जिसमें से पहले एक लड़की उतरी। कवि को अपने बच्चों का शेप देखकर ही पहचान गया, ये उसकी हनी है। कवि ने दांत पीस लिए क्योंकि रीन की बॉडी बाइक वाले लड़के की पीठ से चिपकी हुई थी। उसके बच्चे पूरे रास्ते ऐसे ही दबे होंगे, उन्हें सांस तक आई नहीं होगी माँ, और उनकी ये घटाया माँ पता नहीं कहाँ मुंह मारती है। सोचकर उसका जबड़ा कस गया। उसने अपनी प्यारी बेबी और दोनों ट्विंस के लिए पनिशमेंट सोचकर रखी थी। रेन ने हेलमेट निकाल और रीन को प्यार से देखते हुए गुड नाइट बोलकर चला गया। रीन भी डरते हुए मेंशन में जाने लगी। उसने अपने रूम का दरवाजा खोला और सामने खड़े गुस्से में पागल कवि का डरावना चेहरा देखकर उसकी सांसें जैसे थम गई थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 50 डू व्हाटएवर यू वांट विद दिस बॉडी। परम का विला। मीरा को गोद से उतारकर परम उसे ऊपर से नीचे देखता है और गुस्से में दांत पीसकर कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में कितनी रातें तुमने उस कमीने मान के साथ बिताई थी। उद्धरण चिन्ह। जो सुनकर मीरा का चेहरा नफरत से भर उठा। हाँ, उसे बुरा लगा था परम के लिए, मगर क्यों? क्योंकि परम बचपन में ही अपने माँ बाप खो चुका था। उसे अपने बच्चों में अपने माँ पापा को देखना था। मीरा जानती है परम सही नहीं है और मीरा ने उसे माफ भी नहीं किया है। बस वो बच्चा ना होने की बात कहना गलत था। बच्चे तो देवी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद होते हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं होते। पर मीरा ने इतनी बड़ी चीज को लेकर झूठ बोला। बस इसी चीज का दुखा था उसे। उसने परम को माफ नहीं किया था। अगर वो परम को हैंडल नहीं करती उस वक्त तो शायद अभी तक मान और उन दो औरतों की लाशें तक किसी को नसीब नहीं होती। परम मीरा के जबड़े को दबाते हुए गुस्से में बोलता है, उसे याद कर रही हो? अरे कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, हर एक रात तुम्हारे नाम कर दी। तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे बाल संवारता था, प्यार से बातें करता था। तुम्हारे प्यार ने एक गैंगस्टर को इंसान बना दिया और अब इस धोखे ने मुझे इंसान से वापस हैवान बना दिया है। शट अप, अपना मुंह बंद रखो, आ छोड़ो परम। उद्धरण चिन्ह। मीरा की आवाज घुट रही थी क्योंकि परम उसके जबड़े को जोर से मसल रहा था। उनके अफेयर से पहले लोग मान और मीरा को कपल बुलाते थे। मान उसकी मीरा का बचपन का दोस्त था और दिखने में भी अच्छा खास था, जो बात परम को बेहद इनसिक्योर फील कराती थी। परम ने उन दोनों को दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर मान को अमेरिका भेज दिया था। इतनी सब मेहनत के बाद आज डॉक्टर के मुंह से मान और मीरा का बच्चा, यही जिक्र सुनकर उसके गुस्से का बांध फूट पड़ा और जिंदगी में आखिरी बार मीरा को देखकर उसने बेहद बुरी बात बोल दी। कहीं ऐसा तो नहीं पैसों के लिए मेरे साथ सोती हो और प्यार उसके साथ ही बिस्तर भी उसी का गर्म करती हो? कल रात लगता है बड़ी मेहनत की होगी तुम्हारे उस आशिक ने, कितना अंदर गया था, इतना जितना मैं चला जाता हूँ या फिर उससे ज्यादा, कहकर उसने मीरा के वुमनहुड को छू लिया और बेहद गुस्से में बोला, बताओ ना, बहुत अच्छे से करता होगा ना? तुम्हारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, शायद तभी एक मर्द तुम्हारी इस कमतर को खुश नहीं। चटाक। एक थप्पड़ के साथ परम का गाल एक तरफ झुक गया था। मीरा हाफ रही थी, सांस तक ले पाना मुश्किल था बेचारी के लिए। ये इंसान जिससे मीरा ने बेइंतहा प्यार किया, बिना शादी के सब कुछ इसे दे दिया। एक बार उफ तक नहीं करती थी जब कभी परम उसे प्यार करने की जिद करता था तब। और आज उस परम ने क्या किया? मीरा के कैरेक्टर को जज किया, उसके दिल को चोट पहुंचाई। नहीं, अब मीरा से कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हॉस्पिटल में परम के लिए रोई जरूर थी, मगर अपनी गलती के लिए जो उसने झूठी रिपोर्ट बनवाकर करी थी। वही परम बिना किसी भाव के मीरा को देख रहा था। शायद उसे याद आ रहा था उसने मीरा को कितना कुछ गलत कहा है, पर बोले हुए शब्द वापस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी मीरा को बुरी लड़की कहा था। परम को देखकर मीरा बेजान आवाज में बोली, जितना चाहे उतना खेल लो मेरे जिस्म से, पर मुझे कैरेक्टरलेस मत कहना परमार्थ। डू व्हाटएवर यू वांट विथ माय बॉडी, कहकर मीरा रोने लगी। परम रुआसी आवाज में बोला, तो बताती क्यों नहीं? क्यों उस डॉक्टर ने तुम दोनों को मॉम डैड कहा? क्यों तुम मेरी फियांसी होकर उसके साथ सोती हो? क्यों? क्योंकि उसका तुमसे बड़ा है दिल। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल परम को देखकर मीरा ने उसके मुंह पर जग का सारा पानी फेंक दिया और गुस्से में बोली, कल रात में किसी के साथ इन्वॉल्व थी या नहीं जानना चाहते हो ना? भरोसा नहीं है ना तुम्हें मुझ पर?
मैं तुम्हें भरोसा दिलाना भी नहीं चाहती, जो सोचना है सोचो। गो टू हेल। आई जस्ट हेट योर पैरम। तुमने मेरा रेप किया, मैं चुप रही, सोचा तुम्हारे गुस्से ने करवा दिया होगा तुमसे, पर नहीं, तुम एक बुरी सोच वाले लड़के हो। तुम और वो कविन दोनों एक जैसे हो, उसे तो औरतों की इज्जत भी करना नहीं आता। आज तो तुमने मेरे आत्मसम्मान को रौंद दिया परम। तुमसे अच्छा तो मेरा मान है, कितना प्यार करता है वो मुझसे, पर मैं उसके प्यार को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। एक हीरे को छोड़कर मैंने पत्थर को चुना है। फिर मीरा जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, काश काश वो मुझे अपने दिल की बात बता देता तो आज मैं और मान दोनों दोस्त से ज्यादा होते, हमारी शादी हो चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। बस अब नहीं परम, जो इतनी देर से एक गिल्ट के साथ मीरा की बातें सुन रहा था। उसे मीरा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा सोच रहा था, पर मीरा के मुंह से मान और मीरा की शादी की बात सुनकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल ही गया और उसने मीरा को बेड पर फेंक दिया और उसकी स्कर्ट ऊपर करने के बाद अपनी पैंट और बॉक्सर एक साथ उतार देता है और मीरा में समाते हुए रोकर कहता है, प्यार, पति, शादी एंड ऑल, हम उसके साथ शादी करनी है, उसका बच्चा पैदा करना है। स्पीक अप मीरा, क्या कमी है मेरे प्यार में? मॉम डैड के बाद किसी के लिए नहीं रोया हूँ, पर आज तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और बेजान आवाज में बोली, काश मैं कभी तुमसे मिली ना होती, न प्यार किया होता। काश मैंने कभी तुम्हारे झूठ पर विश्वास न किया होता। काश मैं उस रात मर जाती परम, जब तुम मेरे बदन के साथ खेल चुके थे। मीरा, परम चिल्लाया। परम के हाथ जो मीरा की सॉफ्टी को दबा रहे थे वो भी रुक गए। मीरा ने हाथ जोड़ लिए और रोकर बोली, प्लीज परम, मुझे मार डालो प्लीज, मैं और जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बंदस को बहुत दर्द होता है, कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। परम उसके ऊपर से उठ गया और मीरा ने घबराकर जल्दी से स्कर्ट नीचे कर दी और पैंटी पहनकर परम को देखकर बेड रेस्ट से सटकर पैनिक करके बोली, मां मेरे करीब मत आना मां, मैं कभी किसी के करीब नहीं जाऊंगी, बट पी को प्लीज डोंट आर पे मी। उद्धरण चिन्ह। मीरा बेहद ज्यादा डर रही थी परम को बिना किसी कपड़े के देखकर। उसे वो रात याद आ रही थी जब परम ने उसका रेप किया था। परम आगे बढ़ा तो मीरा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो खुद को नाखूनों से खरोच रही थी। परम बहुत ज्यादा डर गया था। मीरा, नहीं बेबी का कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ आगे से कुछ नहीं करूंगा बेबी, आई लव यू। पर मीरा तो अभी भी पैनिक कर रही थी। परम जल्दी से पैंट पहनकर बाहर जाकर गार्ड्स को आवाज देता है लेडी डॉक्टर को लाने के लिए। दूसरी तरफ रीन का कमरा। कवि के बिखरे हुए बाल, उसकी लाल आंखें, हाथों की हरी वेन्स, उसकी डार्क आइज और वो टेढ़ी मुस्कान जिसे देखकर रीन के कदम लड़खड़ा रहे थे। कवि को बियर्ड रखना पसंद नहीं था, हाँ, पर बियर्ड उसके लुक्स को अट्रैक्टिव ही बनाती है। कवि जो सिगरेट के कश लेते हुए रीन को बिना किसी भाव के घूर रहा था, उसने अपने कदम रीन की तरफ बढ़ा दिए। यहाँ रीन डर गई और कपकपाती आवाज में बोली, तो कवि आप इस वक्त यहाँ? हाँ अंडस को, हम इस रूम से चले जाते हैं। हाँ अंडस को, आप कहेंगे तो हम ये घर भी छोड़ देंगे। इतना बोलकर रीन ने डोर के हैंडल पकड़ा और यहाँ कवि ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे दीवार से सटाकर सर्द आवाज में बोला, घर छोड़कर जाना है मेरी बेबी को। उद्धरण चिन्ह। फिर रीन के लबों पर सिगरेट की कश छोड़कर, कहाँ जाना है फिर? अपने उस बॉयफ्रेंड सॉरी बैड फ्रेंड के साथ रहने, उसके घर। रीन भारी सांसें लेते हुए कवि के सीने पर हाथ रखकर कहती है, अंडस को, कवि आप हमें गलत समझ, अभी तुम किस लड़के के साथ घर आ रही हो? वक्त क्या हो रहा है बेबी? क्या तुम्हें अपने बच्चों के एकलौते बाप की जरा भी फिक्र है? हम वेरी बैड गर्ल। कवि की आवाज इतनी सर्द थी जिससे रीन की बॉडी में डर की सिरहन बढ़ रही थी। दोनों के होंठ बेहद करीब थे, सांसें आपस में घुलने लगी थी। कवि की बॉडी से अब रीन की बॉडी दब रही थी। कवि की हाइट रीन से ज्यादा है जिस वजह से वो झुककर बात कर रहा था। रीन के आंसू देख कवि टेढ़ा मुस्कुराता है और एक झटके में उसके होंठों पर होंठ रखकर उसके अपर लिप को बेदर्दी से काटने लगा। रीन की आवाजें उसके मुंह में घुट रही थी। कवि के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। एक हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट रीन के कंधे पर मसलकर कवि किस करते हुए ही टेढ़ा मुस्कुरा दिया। रीन दर्द में तड़प उठी। उसने कवि को दूर धकेलना शुरू कर दिया। यहाँ कवि ने सिगरेट हटाए और रीन के जले हुए कंधे को मसलते हुए उसके मुंह में टंग एंटर करके हर एक कोने को टेस्ट करने लगा। साथ ही उसके हाथ अपने बच्चों को सजा दे रहे थे। कवि ने जब कभी परम के मुंह से किस का जिक्र सुना था उसे गंदा सा फील होता था। कोई कैसे किसी के सलाइवा को टेस्ट करता है, मगर अब कवि को समझ आ रहा था किस कितनी प्यारी होती है और उसकी बेबी को होंठ तो किसी डेसर्ट से भी ज्यादा टेस्टी है। 15 मिनट बाद कवि रीन के होंठों से दूर होकर उन्हें काट लेता है जहां एक कट लग चुका था। वहां पर जीभ घुमाकर कवि गुर्राया, अब पनिशमेंट की बारी बेबी। कितनी बार समझाया पराये आदमियों के पास मत जाना, पर तुम नहीं सुनती हो। मजा आता है ना मुझे परेशान करके। हम उद्धरण चिन्ह। रीन अपने सीने को दोनों हाथों से ढककर जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू देखकर कवि उसके निप्पी को कपड़ों ऊपर से ही 2 उंगलियों में पकड़कर सनक के साथ बोला, यहाँ दर्द हो रहा है हनी? बोलो ना एंजल।
रीन ने रोते हुए कवि को उम्मीद के साथ देखा और हमें गर्दन हिलाकर बोली, आपने जो अंडस को जोर से प्रेस किया इसलिए दर्द हो रहा है। आहे कवि। कवि एक निप्पी को बेदर्दी से मसलते हुए दांत पीसकर बोला, दर्द हम गुड। ये दर्द तो अच्छे के लिए है ना बच्चा, ये तुम्हें याद दिलाएगा हमारे स्वीट बेबीज को पराये अंकल से दूर रखना है। रीन की आत्मा तक कांप उठी थी कवि की डरावनी बातें सुनकर। उसके पैर खड़े ना हो पाए। उसने कवि की हथेली थामी। यहाँ कवि टेढ़ा मुस्कुराया। कवि रीन की बाजू पकड़ी और उसे बेरहमी से खिंचते हुए वॉशरूम में छोड़ देता है। रीन गिरते गिरते बची। कवि को देखकर उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, आप क्या चाहते हैं कवि हमसे? हम आपको कुछ नहीं दे सकते, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। रीन को इतना रोता देख कवि को कुछ अजीब हो रहा था, पर रीन और उस लड़के के बीच में उसके बच्चे दब गए थे। आज वो अपनी हनी और साथ में बच्चों को भी सजा देने वाला था। कवि गुस्से में आगे बढ़कर रीन के बालों को मुट्ठी में भरकर जोर से चिल्लाता है, कितनी बार कहा दूसरे लड़कों से दूर रहना, पर तुम। और क्या कहा तुमने, जाने दूं तुम्हें? दोबारा अपने मुंह से जाने का जिक्र करोगी तो जान से मार दूंगा। रीन कांप उठी। कवि एक झटके में रीन का टॉप फाड़ने के बाद पैंट्स भी उतार देता है। रीन रो रही थी, कवि से रिक्वेस्ट कर रही थी, कवि उसे छोड़ दे, पर कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के ऊपर पहना आखिरी कपड़ा हटाकर कवि रीन की पैंटी को छूता है। रीन उसके इरादे भांपकर जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कवि चिल्लाया, इसे दिखाने के लिए दूसरे लड़कों के सामने पैर खोल सकती हो और मैं देख भी नहीं सकता। इतना भेदभाव क्यों बेबी? अच्छा अब समझा तुमने मेरे सॉरी तुम्हारे कवि को, तुम्हारी शैतान को देखा नहीं है ना? एक बार इसे देखोगी तो बाकी सभी को भूल जाओगी जिन्हें देख चुकी हो और फील भी कर चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। आखिरी लाइन कहते वक्त कवि ने दांत पीस लिए और बेरहमी से रीन के गालों को सहलाने लगा। कवि हैंड शावर चालू करके ठंडे पानी से रीन के बेबीज को साफ करने लगा। दोनों साइड पानी के फोर्स के साथ कवि उन्हें सजा दे रहा था। यू बोथ आर चीटर्स। तुम्हें डैडी का छूना, उनका किस करना, सक करना अच्छा नहीं लगता है। हम इसलिए बाहर दूसरे पराये अंकल को इनवाइट करते हो। इनवाइट हो भी क्यों ना, एक तो तुम दोनों का परफेक्ट शेप, ऊपर से ये दोनों चेरी जिसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। पर मैं किसी को देखने नहीं दूंगा, कहकर उसने दोनों साइड बहुत बार स्लेप किया जैसे पनिशमेंट दे रहा हो। उसकी बातों से रीन कांप रही थी, पर कवि को उससे क्या? कवि को बस रीन पर गुस्सा आ रहा था, वो भी हद से ज्यादा। आधा घंटा आ चुका था पर कवि के हाथ नहीं रुके और ना ही रीन का रोना। कवि शावर से पानी में उन्हें अपने रफ हाथों से मसलते हुए दांत पीसकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ बाइक पर बैठने की? क्या तुम्हें शौक है बड़ी बाइक्स और कार्स में घूमने का? तो मुझे बताती, मैं आ जाता तुम्हें पिक करने। वे पैसों के लिए ही ऐसे काम करती हो ना तुम? कार चाहिए तुम्हें, मैं दिलाऊंगा, जितनी चाहे उतनी। कितने पैसे देता है एक कस्टमर तुम्हें? मैं जिंदगी भर तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, बस मेरे साथ धोखेबाजी मत करना, सिर्फ मेरे साथ सोना। टेल मी रिंग हाउ मच यू गेट फॉर वन नाइट। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें एक साथ दो मर्द अपने अंदर चाहिए होते? चटाक। ये रीन के लिए सहन शक्ति से बाहर था। उसने कवि को देखा और दांत पीसकर बोली, आप अमीर हैं तो कुछ भी बोलेंगे। मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई करने वाले आप होते कौन हैं? कवि के लिए ये जिंदगी में पहली बार था जब किसी ने उसे थप्पड़ मारा था। कवि रीन का गला अपनी सख्त हथेलियों में पकड़ लेता है। आज तक मेरे डैड ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा और तुम? हाउ डरे यू? आई स्क्रब डब्ल्यू यू सो हार्ड दैट यू कांट इवन वॉक ना रिंग। उद्धरण चिन्ह। उसने दांत पीस लिए और रीन के बालों को पकड़कर चिल्लाया। दो मर्द एक साथ यही बात सुनकर बुरा लगा। तुम अच्छी लड़की होने का दिखावा करती हो, सिर्फ असलियत में तुम भी एक चालबाज लड़की हो जिसे पैसे चाहिए। मैं अच्छी हूँ या बुरी तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती कवि। लीव मी, छोड़ो। कवि ने रीन की पैंटी के हाथ डाल दिया और उसे रब करके गुस्से में दहाड़ा। ओह, तो अब आपसे सीधा तुम पर आ गई। क्या कहा? मुझे बताना जरूरी नहीं समझती? अगर तू अच्छी होती तो उस लड़के के निप्पल नोटिस नहीं करती। और बड़ा शौक है ना कविन सरावत को थप्पड़ मारने का, उसे धोखा देने का, तो अब अपने अंजाम के लिए रेडी रहना। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने अपना हाथ हटाया और रीन का हाथ पकड़कर बेडरूम में आकर उसे बेड पर फेंक दिया। रीन रो रही थी। उसने कवि को थप्पड़ तो मार दिया, पर अब कवि का गुस्सा देखकर उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। कवि किसी को कॉल पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर रीन को देखकर अपनी शर्ट उतारने के बाद कहता है, मेरी हर एक बात चुपचाप मान जाओ वरना। उद्धरण चिन्ह। रीन बेड से उठकर रोते हुए बोली, प्लीज कवि हमें छोड़ दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? उद्धरण चिन्ह। शट योर फूकिंग माउथ। कहकर उसने अपने कपड़े उतार दिए और बेड पर बैठ गया और रीन को देखकर बोला, बी ए सबमिसिव स्लेव एंड सिट ऑन माय लैप। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। इतना कहकर रीन भाग पाती तभी कवि ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे रीन बेड पर गिर गई। कवि उसके ऊपर लेटकर सर्द आवाज में बोला, कुछ नहीं करोगी? रियली बेबी?
कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराया और यहाँ रीन ने नाम में गर्दन हिलाई। नहीं, हम आपकी टॉर्चर को नहीं सहेंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या मेरा प्यार करना ऐसे टॉर्चर लगता है? कवि ने दांत पीस लिए और रीन की निप्पी को काटकर बोला, एक बार ये वीडियो देख लो, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने वीडियो प्ले कर दी। रीन जैसे जैसे वीडियो देख रही थी उसकी आंखों में दर्द का सैलाब उमड़ आया। वीडियो के बंद होते ही रीन बेड से उठी और उसने आखिरी बार कवि को आस भरी नजरों से देखा, मगर कवि तो खुद के पैरों के बीच देख रहा था। रीन ने उस चीज को जीन्स के ऊपर से अपने लिए स्टैंडिंग पोजीशन में देखा और उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। रीन रोते हुए बोली, प्लीज कवि, शट अप, जैसे मैं कह रहा हूँ करो, बोलकर उसने हाथों से उस आखिरी कपड़े को हटाने का इशारा किया। रीन रोते हुए उस आखिरी कपड़े को हटा देती है और यहाँ कवि की आंखें बाहर आने को हो गई। ऑसम, आई हैवंट सीन सच अ ब्यूटिफुल थिंग, कहकर उसने रीन को अपनी ओर आने का इशारा किया। वहीं दूसरी तरफ परम जब रूम में आया तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 51, रीन की बुरी हालत। उद्धरण चिन्ह। परम का रूम। परम रूम के अंदर आते हुए घबराहट में बैग की तरफ देखता है जहां मीरा नहीं थी। उसकी नज़र लेफ्ट साइड में मिरर के पास गई जहां मीरा जमीन पर बैठी थी और काम रही थी। मीरा बेबी, तुम नीचे क्यों बैठी हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी मेरी जान, प्लीज सोना। इतना कहते हुए उसने आगे कदम बढ़ाकर मीरा को देखा तो जैसे उसकी सांसें थम चुकी थी। मीरा की कलाई से खून रिस रहा था और उसके राइट हैंड में चाकू था जिससे उसने अपनी नस काटी थी। परम धड़ाम से नीचे बैठ गया और मीरा के हाथ पर रुमाल बांधते हुए घबराए आवाज में बोला, माँ मीरा, क्यों किया जान ऐसा? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। इतना कहकर वो मीरा को बाहों में उठाने के लिए झुका। परम की आंखों में बेइंतहा आंसू थे। अपने प्यार को उसने इतना दर्द दिया कि बेचारी अपनी जान देने को तैयार है। परम उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए रोकर बोला, प्लीज मीरा, हॉस्पिटल चलो बेबी प्लीज। उद्धरण चिन्ह। छूना मत मुझे। तुमने कहा ना मैं ऐसी लड़की हूँ जो मान और तुम्हारे साथ एक टाइम पर से। नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ, नहीं हूँ। आई थिंक ये मेरी पनिशमेंट है तुम जैसे इंसान से प्यार करने की। I loved you so much Param, but now I just hate you. इतना कहकर उसने परम के रोते हुए चेहरे को अपने कांपते हाथ में थामा और बोलने की कोशिश करने लगी। खून ज्यादा बहाने की वजह से उसे बोला नहीं जा रहा था। मीरा, परम मेरे मरने के बाद मेरा रेप करना प्लीज। तुम जब मेरा रेप करते हो तो बहुत दर्द होता है। मीरा के आंसू बरस रहे थे और यहाँ परम उसकी बात सुनकर अब जाकर अपनी गलती रियलाइज करता है। पर क्या अब कोई फायदा था? परम ने मीरा के गालों को थामकर अपना रोना रोकते हुए कहा, मीरा मैं किस मुंह से माफी मांगू? आई एम सॉरी माई लव, आगे से मीरा। परम जोर से चीख पड़ा क्योंकि मीरा की आंखें बंद आ चुकी थी। अब शट अप, जैसे मैं कह रहा हूँ करो, बोलकर कवि ने रीन को देखकर हाथों से उस आखिरी कपड़े को हटाने का इशारा किया। रीन रोते हुए उस आखिरी कपड़े को हटाने लगती है। उसे अपनी हालत पर तरस आ रहा था। उसने कवि का क्या बिगड़ दिया है जो कवि इस हद तक गिर रहा है? एक बार को आंखें मीचकर रीन ने ये तक सोच लिया, अगर कवि उसका रेप करके एक ही बार में उसकी जान ले लेगा तो अच्छा हो जाएगा। कवि के मुंह से इतने बुरे शब्द सुनकर रीन हर रोज तिल-तिल कर मरती है। रीन को कवि की कही वो बात याद आती है जहां कवि ने उसके कैरेक्टर को लेकर बेहद बुरा बोला था। एक साथ दो लड़के, छी। रीन को ये बात बेहद दुख पहुंचा रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। रीन को कहीं खोया हुआ देखकर कवि दांत पीसकर बोलता है, तुम्हें लगता है उसकी जान प्यारी नहीं है? बोलकर कवि फोन में लाइव वीडियो शुरू कर देता है। फोन रीन की तरफ घुमाने से पहले कवि ने बॉडीगार्ड को आंखें दिखाए और बोला, आंखें बंद होनी चाहिए, अगर किसी ने मेरी हनी को देखा तो। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने रीन को पास बुलाया और उसके चेहरे के सामने फोन रखकर बोला, उस भाई का आशिक ज्यादा के लिए रोना धोना शुरू किया तो अंडस्को बोलकर कवि चुप हो गया। रीन ने वीडियो देखा जहां प्रेम स्टूडियो के पास खड़ा था और कवि का एक बॉडीगार्ड उसे धक्का देने वाला था शायद। रीन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कवि उसका रोना ना देख पाए, मगर कवि का जबड़ा कस गया। वो कुछ कहता इससे पहले रीन हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज कवि, मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगी प्लीज। इतना बोलकर वो रोने लगी। कवि टेढ़ा मुस्कुराया और रीन को अपने करीब खिंचकर बोला, माय गुड गर्ल। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने बॉडीगार्ड को आंखों से कुछ इशारा किया जो समझ बॉडीगार्ड वहां से निकल गए। रिमूव इट, सोच लो बेबी, अगर मैं उतारूंगा तो बेहद दर्द होगा। बोलकर उसने आंखें ऊपर करके रीन को देखा। कवि बेड पर बैठा था और रीन उसके सामने पैंटी में खड़ी थी। कवि के सामने रीन का मखमली पेट था। रीन अपने भाई की जान बचाने के लिए कांपते हाथों से पैंटी उतारी और यहाँ कवि की आंखें बाहर आने को हो गई। ऑसम, आई हैवंट सीन सच अ ब्यूटिफुल थिंग, कहकर कवि रीन की नेवल से होते हुए फिंगर नीचे बढ़ा देता है। रीन सिहर उठी, आह कवि।
कवि की उंगली अपने पेट से नीचे जाता महसूस करके रीन उसका हाथ थाम लेती है और रोकर उसकी आंखों में देखकर नामे गर्दन हिलाती है। कवि रीन की आंखों में देखते हुए ही उसका हाथ हटा देता है और नीचे उंगली ले जाकर अचानक रीन के डेलिकेट एरिया पर रख देता है। रीन सिहर उठी। कवि उद्धरण चिन्ह यस बेबी आई एम ऑल योर्स एंड दिस चेरी इज ओनली माइन बोलकर कवि रीन का पैर बेड पर रखता है। अब रीन उसके सामने विजिबल थी पूरी तरह से। रीन की पिंकनेस देखकर कवि को अचानक ऐसा लगा उसके मुंह में बाढ़ आ गई। हाँ, ये उसका सलाइवा था। मतलब कवि उस डिश को टेस्ट करना चाहता था, वो भी पूरी तरह, इतना कि पूरी रात इसे खाता रहे। कितनी प्यारी और पिंक हो तुम। तुम्हारा कवि तो जल जाएगा, वो बस वाइट है और तुम पिंक बेबी। कोई नहीं, मेरे बेबीज भी वाइट एंड लिटिल कवि भी वाइट। डोंट फील बैड कवि। कवि अचानक कुछ सोचकर एक्साइटेड होकर कहता है। ओ मैं तो कवि को उसकी चेरी से इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया। कहकर उसने 2 फिंगर से चेरी के पेटल्स हटा दिए। कवि तो मानो वो नज़ारा देखकर जैसे पागल हो चुका था। उसकी बॉडी में इतनी गर्मी बढ़ गई कि उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं यहीं से अंदर जाऊंगा ना हनी। बोलो ना, कितनी पिंक हो तुम, आ देखो तो, कहकर उसने धीरे से वहां होंठ रख दिए। लिटिल रिन की स्मेल शायद उसे पागल बना रही थी। कवि वहां देखकर अचानक टंग घुमा देता है। रीन की पकड़ उसके बालों पर कस गई। आह कवि। रीन के मुंह से मोयन वॉइस में अपना नाम सुनकर कवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कवि जल्दबाजी में अपना बॉक्सर उतार देता है और अपने हालत देखकर शैतान को सहलाते हुए कहता है, हे चैम्प डोंट वरी। अपसेट नहीं होते, तुम अपनी चेरी वाइफ से नहीं मिलना चाहोगे। तुम तो अपनी बीवी को देखकर खड़े हो गए, हम बैड बॉय, गंदे बच्चे। यह रीन उसकी पागलों जैसी हरकतें देखकर अब बस चक्कर आकर गिरने की बाकी रह गई थी। उसका एक पैर बेड पर था और उसका फ्लावर कवि के सामने ओपन था, जिस वजह से रीन को बेहद शर्म आ रही थी। आह, रीन चीख पड़ी कवि की लेंथ देखकर। रीन तो कब से कवि की बातें सुनने पर ध्यान दिया था। इतनी बड़ी और डेंजरस चीज लाइफ में पहली बार देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। क्या कहा कवि ने? गंदे बच्चे? नहीं, गंदी बच्ची तो हम उस रात बन गए थे। हमने कवि को याद किया, हम चाहते थे वो बेड पर हमें प्यार करे। नहीं, वो गलत था जिसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। इतना मन में कहकर रीन की आंखों के सामने अचानक 3 साल पहले की बारिश वाली वो रात आ गई जहां रीन ने कवि को ना चाहते हुए भी याद किया था। फ्लैशबैक 3 साल पहले कवि ने पार्टी में रीन के साथ जो हरकत की, उसके बाद से रीन को कवि से बेहद डर लगता था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने बार बार कवि का वो हैंडसम चेहरा आ जाता था। उस वक्त कवि 20 साल का था, फिर भी उसकी हैंडसमनेस का कुछ तो असर था रीन के ऊपर। पर अब नहीं, अब तो रीन कवि को नजर भर के देखती तक नहीं है। आज बारिश हो रही थी और रीन को जिंदगी में पहली बार कुछ अजीब महसूस हो रहा था। हाँ, शायद उसके हार्मोन एक्टिव हो रहे थे। ठंडी के मौसम में उसे गर्मी महसूस होने लगी। रीन उस वक्त 17 साल की थी और ये उसके लिए बेहद नया एहसास था। उसका मन कर रहा था खुद को छूने का। शायद वो चाहती थी कोई उसे छुए, पर आंखें बंद करते ही कवि का चेहरा सामने आ रहा था। ना चाहते हुए भी रीन के हाथ अपने कपड़ों पर फिसल गए और अपने बेबीज को छूते हुए उसे कवि का गले लगाना याद आ गया। रीन के सिर पर कोई और है खुमारी छाई हुई थी। ना चाहते हुए भी उसके ख्यालों, सॉरी वाइल्ड ख्यालों में कवि उसके साथ प्यार से पेश आ रहा था। उसके बेबीज को धीरे धीरे सक कर रहा था, उन्हें उंगलियों से पिंच कर रहा था, होंठों में भरकर सक करते हुए नीचे चेरी को सॉफ्टली टच कर रहा था। रीन का दिमाग उसे वार्न कर रहा था, पर उसकी बॉडी उस वक्त पर नहीं मानी और रीन खुद को छूते हुए कवि को याद करने लगी। उस रात रीन एक गंदी बच्ची बन गई थी, ना चाहते हुए भी। करीब 1 घंटे तक रूम में रीन की आवाजें किसी रिदम की तरह गूंज रही थी। कुछ पल बाद रीन ने बेचैनी के साथ एक ही नाम पुकारा, आह कंडस्को कविन। उसके प्यारे से चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी, पर अचानक वो मुस्कान डर में तब्दील हो गई। रीन आंखें खोलकर पहले तो अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गई। हमने कविन को याद किया, मगर क्यों? इतना बोलकर रीन अपना चेहरा हथेली में छिपाकर रो रही थी। पर तभी उसे याद आया, उसने अपनी इमेजिनेशन में कवि को देखा था। उसके लेंथ देखकर रीन इमेजिनेशन के साथ साथ रियलिटी में भी डर चुकी थी। यही वो रात थी जब ना चाहते हुए भी रीन कवि को याद कर बैठी थी। उसका प्रेजेंट। कवि ने रीन की चेरी को छुआ और जूनियर को उससे इंट्रोड्यूस कराने लगा। उसकी ऐसी हरकतें देख रीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ कवि को गुस्सा आया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे रीन की चीख निकल गई। आहे कवि, दर्द हो रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 52, इंटेंस एटमॉस्फेयर इन बेडरूम। अब आगे। परम का विला। मीरा की कलाई से खून को अपने हैंकी से रोकते हुए परम बहुत ज्यादा रो रहा था। मीरा दर्द में तड़पते हुए रोकर बोली, परम, मैंने आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे अलावा किसी के साथ सोई नहीं हूँ। तुम मेरा रेप करते हो तो दर्द होता है, कहकर वो रोने लगी और आगे बुझती सी आवाज में बोली, तुम मेरा रेप करना पर मेरे मरने के बाद तब मुझे दर्द नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह।
कहकर उसकी सांसें भारी हो गई और यहाँ उसकी बातें सुनकर परमजीत जी हजार मौत मर रहा था। उसने मीरा को बाहों में भरकर कुछ कहना चाहा, तब तक मीरा की सांसें धीमी हो गई और हाथ नीचे झूल गया जो परम के हाथों में था। परम की जैसे दुनिया थम गई थी। वो मीरा को गोद में उठाता है और बाहर भागते रोते हुए उसे उठने के लिए कहता है, पर मीरा का चेहरा तो बेजान पड़ चुका था। विला से बाहर निकलकर उसने मीरा को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। सभी बॉडीगार्ड ने मीरा की ऐसी हालत देखी तो उनकी रूह कांप उठी। एक बॉडीगार्ड की तो आंखें बरस रही थी। रीन का रूम। बाहर बारिश हो रही थी और रूम का माहौल इतनी ठंड में भी गर्म था। रीन और कवि बिना किसी पर्दे के आमने सामने खड़े थे, जहां रीन का एक पैर बेड पर था और हाथ कवि के कंधों पर कसे हुए थे। कवि तो किसी भूखे भेड़िए की तरह रीन की पिंक किटी को देखे जा रहा था। आज पहली बार कवि को बेहद ज्यादा खुशी हो रही थी। उसकी बेबी को दोनों भी बाइज और चेरी चेरी दोनों ही हद से ज्यादा कातिल थे। क्या सच में 3 साल पहले कवि ने रीन की दोनों बेबीज का मजाक उड़ाकर एक क्राइम नहीं किया था? उसकी बेबी कितनी सेवाएं थी उस वक्त पर, और आज भी तो देखो कितनी स्वीट है, सॉरी स्पाइसी भी है। और रीन के वो पिंक कलर के निप्पी उफ जो कवि को पागल बना देते थे। सच में इन दोनों मासूमों का मजाक उड़ाकर कवि ने एक संगीन गुनाह किया था। इतना सोच रीन के बेबीज को घूरते हुए कवि को उनके ऊपर गुस्से के साथ साथ अब बेहद प्यार आने लगा था। उसके बच्चे और उनकी मम्मा दोनों की शक्ल कितनी मासूम है ना, पर इन दोनों को दूसरे लड़कों का टच पसंद है, सोचकर उसका जबड़ा कस गया। क्या सच में कवि के हाथ इतने रफ है कि उसके बच्चों तक को तकलीफ होती है छूने से, इसलिए वो दोनों बाकी लड़कों से दबने की सोचते हैं? सोचकर कवि ने पहले अपने हाथ देखे जो किसी कॉटन की तरह सॉफ्ट थे। बस उसका हाथ और उंगलियां काफी ज्यादा बड़ी थी, जिन्हें देखकर कवि टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। माना कवि माफिया था, लोगों को मारना उसे बेहद पसंद था, पर इसमें हाथ का रफ होना कसा से आता है। कवि तो राइफल से काम तमाम करता है सभी दुश्मनों का, फिर भी उसके हाथ काफी सॉफ्ट थे, इसलिए रीन को दर्द कम होता था जब कभी कभी उसके बीओबीज को प्रेस करता था तब। तुम्हें पता है हनी, रीन के पेट को काटते हुए कवि मदहोश आवाज में आगे कहता है, ये जो चेरी है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मेरे दोनों बेबिज की तरह। उद्धरण चिन्ह। रीन का कोई जवाब न आता सुनकर वो आंखें उठाकर ऊपर देखता है तो उसके सामने पहले अपने प्यारे बेबिज थे, जिन्हें देखकर कवि टेढ़ा मुस्कुराया और दोबारा बोला, उसके नेवल पर सेंसुअली टंग घुमाकर बोला, इतने सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, वाओ दे आर सो टेम्पटिंग। कहकर उसने दांतों से अपना होंठ काट लिया। मगर ये क्या, उसकी बेबी अपने हैंडसम हंट को छोड़कर दीवार को घूर रही है? क्या मुझसे सुंदर वो दीवार है? मम्मा तो कहती थी कवि बड़ा होकर डैडी से भी ज्यादा हैंडसम बनेगा, तो क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? अगर हैंडसम नहीं होता तो इतने सारे बिजनेसमैन की बेटियां, पॉलिटिशियंस की डॉटर्स, हीरोइंस, मॉडल मुझे देखने के लिए घंटों कंपनी के बाहर लाइन क्यों लगाती? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया मैं हैंडसम हूँ या नहीं, पर आज दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी हनी के सामने फीका नहीं पड़ना चाहता। मेरा बैड बॉय तो फीका पड़ गया। मेरी स्ट्रॉबेरी इतनी लाल है और ये कितना फीका सा है। एनीवेज, आई हैव टू सैटिस्फाई माई चेरी चेरी, अदरवाइज शी विल लुक आफ्टर दैट मैस्कुलर गाय और दैट रेन। कवि ना जाने क्या क्या सोच रहा था। उसे जलन हो रही थी रीन को किसी और के साथ इमेजिन करके। रीन जो किसी सोच में गुम थी, उसे देखकर कवि ने उसके एक निप्पी पर सेंसुअली जीभ घुमाई, फिर उसे बेरहमी से काट लिया। आह कवि, आप क्या कर रहे हैं मेरे निपल? कवि रीन के दोनों निप्पी को 2 फिंगर से पिंच करके ओशन से भी ज्यादा डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारे नहीं मेरे है। ये बॉडी सिर्फ मेरी है नरीन, कंप्लीटली मेरी है। इसका हर एक इंच मुझे बिलोंग करता है। ये परफेक्ट शेप वो बाइज, तुम्हारी कन जो किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है, मन करता है एक बार में पूरा निकल जाओ। आह का कवि, आपका कैसी बात कर अंडस को आहना नहीं। उद्धरण चिन्ह। रीन की बात उसके मुंह में रह गई और वो अचानक एमन कर बैठी, क्योंकि कवि उसकी स्ट्रॉबेरी को हल्के हाथ से रब कर रहा था। कवि मासूम चेरी को सहलाते हुए अपने डेमोन का रेड चेरी चेरी से इंट्रोडक्शन कर रहा था। रूम का माहौल बेहद सेंसिटिव हो चुका था, क्योंकि रीन कवि के सामने थी बिना किसी पर्दे के, और कवि उसके ऐसे पार्ट को छू रहा था जो हद से ज्यादा नाजुक था। कवि उसकी चेरी को 2 उंगलियों से सहलाते हुए अपने हाथ में पकड़ी चीज को दिखाते हुए बोला, देखो कितनी प्यारी है ना, शी इज योर फ्यूचर वाइफी। तो क्या हुआ, तुम बड़े और वो छोटी, थोड़ा दर्द दोगे मेरी चेरी को, पर इसका सेटिस्फेक्शन तो तुम ही बनोगे। देखो तो कितनी रेड है, अंदर तक जाना है तुम्हें। और कवि की ऐसी बातें सुनकर अब रीन के कानों से खून निकलना रह गया था। कवि सच में अपनी चेरी को देखकर पागल हो चुका था और अब अपने जूनियर को भी उसकी वाइफी से इंट्रोड्यूस कर रहा था, ताकि उसका जूनियर भी अपनी चेरी के लिए एडिक्टेड हो जाए जैसे कवि अपनी डार्लिंग के लिए है। वही रीन तो बेहोश होने की रह गई थी। कवि की इतनी पागलों जैसी हरकतें अब उसे हार्ट अटैक देने की रह गई थी। कवि की लेंथ विड्थ सब देखकर रीन को खुद की और अपनी लिटिल रीन की फिक्र होने लगी थी। कवि के हाथ जहां घूम रहे थे शायद वो रीजन बहुत ज्यादा वीक था रीन का, क्योंकि रीन से अब अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी।
एक तो कवि इतना हैंडसम, उसकी इतनी हॉट बॉडी, ऊपर से वो पूरी तरह नेकेड बैठा था। रीन की भी दबी हुई फीलिंग्स बाहर आ रही थी और वो मदहोश होने लगी। रीन के फेस को देखकर कवि टेढ़ा मुस्कुराया। उसकी बेबी उसके छूने भर से इतना सेवाए फेस बना रही है, अपने होंठों को काट रही है। कवि का अब खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। रीन को अलस्टाई नजरों से देखते हुए कवि ने उसके टोरस को छू लिया और दीवानगी से वहां 2 फिंगर घुमाने लगा। आह कवि! रीन ने आह भरी और उसकी पकड़ कवि के कंधों पर कस गई। कवि रीन के मुंह से अपना नाम सुनकर, वो भी एमएन करते हुए सुनकर मानो पागल सा हो गया था। कवि किसी प्यासे की तरह चेरी को देख रहा था जो हद से ज्यादा सॉफ्ट और गर्म महसूस हो रही थी उसके हाथों पर। ये कवि ऐसे क्यों छू रहे हैं? क्या ये मेरा रे अंडस को पकड़ेंगे अब? नहीं, हम सह नहीं सकेंगे। पर ये टच इतना अच्छा क्यों लग रहा है मुझे? इतना खुद से कहकर रीन मुट्ठियां भींच लेती है। कवि की छुअन से उसका रोम रोम सिहर रहा था। कवि के टच से उसे बेहद अजीब फीलिंग आ रही थी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी कि ठीक तभी कुछ महसूस करके रीन की जान हलक में अटक गई। नहीं, मैं ये सब फील कैसे कर सकती हूँ और ये क्या बाहर आ रहा है? उद्धरण चिन्ह जो समझकर रीन ने कवि के हाथ पर हाथ रख दिया और डरते हुए एमएन कंट्रोल करके बोलती है, कवि हाथ हटाए प्लीज। हमें ऐसा लग रहा है जैसे वहां से पानी रिलीज होगा, प्लीज हाथ हटाए। क्या उसकी बेबी वेट हो रही है? अमेजिंग! इससे ज्यादा खुशी की बात कवि के लिए क्या हो सकती थी? कवि अपना चेहरा ऊपर उठाकर रीन के प्यारे चेहरे को देखता है जो मदहोशी में उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। अभी चेरी चेरी से आंसू बहेंगे बेबी, फिर जब मैं इसे सेटिस्फाई करूंगा तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेस्टी टीयर्स निकलेंगे जिन्हें मैं सक कर जाऊंगा बेबी। मेरी हनी, प्लीज अपना सीएम रिलीज करो ना बेबी। खुद को रोको मत रीन, मुझे फील करो। जैसे रिएक्ट कर रही है तुम्हारी बॉडी, करने दो। मेरे हाथ को फील करो, उसके बाद मेरे होंठों को फील करना, फिर मेरी टंग को चेरी में फील करना। कवि ये सब बातें मदहोश आवाज में और रीन के डेलिकेट एरिया को सहलाते हुए कह रहा था। रीन और ज्यादा अपनी एमएन कंट्रोल नहीं कर पाती और मौन करने लगती है। आह कवि छोड़िए प्लीज, अजीब हो रहा है। आह कवि आपके हाथ गीले हो जाएंगे। रीन को इतना तड़पता देखकर कवि भी बेहद तड़प रहा था। उसको भी अपनी बेबी चेरी चाहिए थी। कवि हाथ की स्पीड बढ़ाकर गुर्रा कर कहता है, नहीं छोड़ूंगा बेबी। ये टेस्टी चेरी सिर्फ कविन की है। इसमें से निकलने वाला हर एक कतरा मेरा है और तुम मुझे दूर हटने के लिए बोल रही हो। पाप लगेगा तुम्हें। रीन इतनी मदहोश हो चुकी थी कि कवि की बातें तक उसे सुनाई नहीं देती। अपने इतने हैंडसम कवि को छोड़कर तुम सबको पास करती हो। तुम्हें उस 2 कौड़ी के फूलों से प्यार है, उसके अपने आप से चिपका कर रखती हो। उद्धरण चिन्ह हाँ, कवि को हर एक उस चीज से जलन होती थी जो रीन के करीब थी। कवि को फिलहाल तो अपनी चेरी और बेबी से बेहद ज्यादा प्यार था। रीन उसे अपनी सिर्फ एक जरूरत ही लग रही थी। कवि को याद आता है रीन अंदर के कपड़े पहनती है जो 24 घंटे उसके बेबीज और चेरी से चिपके रहते हैं। कवि से अपने इमोशंस नहीं संभलते और वो रीन के बेबीज को जककर इनसिक्योरिटी में कहता है, मुझसे अच्छा नसीब तो तुम्हारी ब्रा और पैंटी का है। क्यों पहनती हो? आज के बाद अगर उन्होंने तुम्हें छुआ तो जान से मार दूंगा। जब देखो तब मेरी प्रेशियस चीजों से चिपकी रहती है। उद्धरण चिन्ह कवि धीरे से चेरी पर होंठ रखकर बोला, तुम्हें पता है जब तुम कल्पी कर रही थी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह कवि की बात सुनकर रीन की आंखें देखने लायक थी। कवि उसके पैर को और ज्यादा सेपरेट करके 2 उंगलियों से पिंक चेरी की पेटल्स हटाकर वहां उंगली रखकर मसलते हुए बोला, ये जो मेरी चेरी है ना, इसके अंदर से तुम्हारी यूरी अंडस को ना बाहर निकली कैसे? तुम्हें पता है मुझे कितनी जलन हो रही थी उस दिन। ये एरिया मेरा है, ये चेरी मेरी है, यहाँ से भी कैसे निकल सकती है? यहाँ से मैं अंदर जाऊंगा। फिर एक फिंगर रीन के अंदर पुश करके थोड़ा सख्ती से बोला, नहीं, आज से तुम्हारा भी करना बंद। इस पिंक रास्ते से सिर्फ मेरा जूनियर जाएगा, कोई भी नहीं निकलेगी। उद्धरण चिन्ह कवि की फिंगर महसूस करके रीन की सांसें अटक गई। आह कवि! तभी उसे कवि की बात याद आई और रीन के भाव अचानक बदल गए। क्या कवि पागल है? कवि और अंदर जाता है तो उसे अपनी फिंगर पर हल्का दर्द और गर्माहट महसूस होती है। बेबी तुम कितनी टाइट हो और हॉट भी। बस अब मुझे अपने अंदर बसा लो, इतना बसाओ कि कभी बाहर मत आने देना। यहाँ 24x7 सिर्फ कवि रहेगा, डीपली अंदर रहेगा बेबी, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। तुम कभी भी नहीं करोगी अब। बोलो हनी, तुम नहीं करोगी ना? उद्धरण चिन्ह रीन की शक्ल रोने जैसी हो गई। क्या अब वो वॉशरूम भी यूज ना करे? और कवि ने जहां ड्रिलिंग मशीन जैसी फिंगर रखी थी वहां से रीन कुछ करती ही नहीं थी। आई सेड स्पीक अप डैम इट। कवि गुर्राया। रीन ने सिहरते हुए कवि के चेहरे को प्यार से थामा और अपनी मेलोडियस वॉइस में बोली, कवि हम वहां से कुछ नहीं करते। उद्धरण चिन्ह कवि ने उसके चेहरे को गुस्से में घुरा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पी वहां से नहीं आती है। क्या आपको इतना भी नहीं पता? रीन बोल पड़ी। कवि ने पहले उसे घुरा और सर्द आवाज में बोला, तो कहाँ से आती है फिर, और मुझे कैसे पता होगा?
क्या मेरे पास कंठ थोड़ी है? बताओ जल्दी, और झूठ बोला होगा तो जान ले लूंगा तुम्हारी इसी बेड पर। रीन की आंखें तो अब बल्ब की तरह लटक चुकी थी। कवि की धमकी याद करके रीन उसने उंगली जो आधी अंदर थी और आधी बाहर उसे हल्की उंगलियों से पकड़कर बाहर निकालने लगी। कवि, अच्छा लग रहा है बेबी, रहने दो ना। ऐसे ही बताओ तुम कहाँ से पी करती हो? रीन ने कांपती आवाज में कहा। कवि, हमें कुछ कुछ हो रहा है, मान जाए ना। उद्धरण चिन्ह। दोनों की आंखें टकराए। यहाँ कवि मदहोश आवाज में बोला, तुम ही निकाल दो। उद्धरण चिन्ह। रीन को अब दर्द होने लगा था। एक तो कवि इतना स्ट्रॉन्ग था, उसकी फिंगर भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। रीन ने कांपते हाथ से कवि की फिंगर बाहर निकाली और यहाँ कवि ने उस फिंगर को मुंह में भर लिया और बोला, आम सो यमी। उद्धरण चिन्ह। फ्राउनिंग फेस रीन का मुंह देखने लायक था। रीन का ऐसा रिएक्शन देख कवि आई विंकिंग फेस करके बोला, दिखाओ जल्दी पी का रास्ता, फिर मुझे अपनी चेरी में जाना है। कितनी टेस्टी है वो, हम डिलिशियस। उद्धरण चिन्ह। रीन ने एक जहर का घूंट लिया और कवि की फिंगर ऊपर करके एक रीजन पर रख दी। जहां कवि अंदर जाने की कोशिश करता है तो रीन चिल्ला पड़ी, आप पागल है क्या? वहां ऐसे नहीं छूते हैं, मैं मर जाऊंगी। प्लीज आपको जो करना दूसरे वाले में करना, यहाँ से बस एक काम होता है। उद्धरण चिन्ह। रीन की आवाज तो कवि को दुनिया भुला देती थी और आज उसकी आवाज में डांट सुनकर कवि को उसके ऊपर और प्यार आता है। कवि उस एरिया को हल्का एक्सप्लोर करके बोला, ओ इसलिए ये इतना छोटा है? और मुझे कैसे पता होगा हनी के 2 होल होते हैं? मैंने तो पहली बार कंठ देखी है। उद्धरण चिन्ह। कवि के मुंह से डायरेक्ट वो वर्ड सुनकर रीन की हालत बेहद खराब हो गई। यहाँ कवि गुर्राया, मैं थोड़ी ना दूसरी औरतों के करीब गया हूँ। तुम तो बहुत सारे लड़कों को अंदर ले चुकी हो, फिर भी इतनी टाइट कैसे? एनीवे, जो हुआ अब तक उसे भूलने में भलाई है। आगे से कोई और इसे देखेगा भी तो तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कवि की आवाज बेहद सर्द थी जिससे रीन कांप उठी और वो सोचने लगी, क्या कवि को बता देना चाहिए वो वैसी लड़की नहीं है? क्या तब कवि उसके कैरेक्टर को लेकर बुरा भला नहीं बोलेगा? पर रीन कवि को क्यों बताए? कवि कौन सा उसकी बातों पर भरोसा करेगा? ठीक है, अब तुम भी कर सकती हो। इतना बोलकर उसने रीन को देखा। मगर ये क्या उसकी इकलौती हनी? उसकी रीन तो किसी और सोच में गुम है। कहीं ये लड़की उस बाइक वाले आशिक को याद तो नहीं कर रही? एक मिनट, वो कॉलेज वाला लड़का तो इसका प्यार है ना? वो भी तो लाइन में लगा हुआ है। मेरे बेबीज उस लड़के की पीठ से टच हो रहे थे, अब उनकी सजा तो बनती है। यही सब सोचकर कवि का जबड़ा कस गया। कवि रीन के प्यारे से चेहरे को बेरहमी से हाथों में पकड़कर गुस्से में कहता है, कितनी बार कहा है जब मेरे साथ रहोगी तब सिर्फ मेरी तरफ देखना, मुझे फील करना, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? उद्धरण चिन्ह। कुछ पल पहले वाले कवि में और अभी जो कवि है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ये कवि बेहद डरावना था जिससे अब रीन को बेहद डर लग रहा था। रीन दर्द सहते हुए धीमे स्वर में बोली, तो कवि दर्द हो रहा है? कवि ने उसका जबड़ा छोड़ दिया और बैग के क्राउन से टेक लगाकर बोला, कम बेबी, अब तुम मेरे दोनों बेबीज को मेरे सी अंडरस्कोने से रब करो जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। रीन ने आंखें मिची और धीरे से आगे बढ़ी, मगर कवि को देखकर उसकी आंखें डर और शर्म की वजह से बंद हो गई। कवि ने कुछ नहीं पहना था, ऐसे ही बेड पर लेटा था। उसकी हॉट ने अंडरस्को सा देखकर रीन की जान हलक में आ गई और वो खुद से बोली, अगर कवि मेरे अंदर आए तो फिर मैं मर ही जाऊंगी। कवि की हैंडसमनेस ऊपर उसकी खुली बॉडी, सब कुछ देखकर रीन की बॉडी में भी हिट बढ़ गई। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी पर उसका मन ये बात मानने को तैयार नहीं था। कवि जो अपने दोनों हाथ सिर के पीछे करके बिना किसी भाव के रीन को देख रहा था, मगर उसकी आंखें, वो तो रीन को कच्चा चबा रही थी। उसकी बेबी सच में हद से ज्यादा कातिल लग रही थी। कवि आज अपने बच्चों को इग्नोर करके उनकी मम्मा की खूबसूरती ताड़ रहा था। रीन के गुलाबी होंठ देखकर कवि का गला सूखने लगा। कवि अपनी इंटेंस नजरों से रीन को देख रहा था। रीन के चेहरे से होते हुए उसकी नजरें अब रीन किसी अंडरस्कोने पर जम चुकी थी। कवि की इतनी खतरनाक नजरें अब रीन को बर्दाश्त नहीं होती। कवि ने रीन को देखा और सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा मेरी गोद में बैठो और मेरे बेबीज का टच फील कराओ, नहीं तो मैं तुम्हारे उस भाई का आशिक ज्यादा की जान बैठ रही हूँ। इतना कहकर रीन बेड पर बैठ जाती है। रीन दोनों घुटने मोड़कर आंखें चुराते हुए कवि के पैरों के बीच देख रही थी। कवि उसे देख टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, कम हनी, सीट ऑन इट। रीन डरते हुए कवि के पैरों के पास हल्के से बैठ जाती है। लिटिल चेरी का टच अपने पैरों पर फील करके कवि की सांसें भारी हो गई। उसे अब अपने बेबीज को पनिशमेंट के साथ चेरी का टच जूनियर कवि पर फील करवाना था। रीन को देखकर कवि भारी सांसें लेकर बोला, सीट एक्सेक्टली अगेंस्ट माई हार्डनेस बेबी। उद्धरण चिन्ह। जो सुनकर रीन एक जहर का घूंट लेकर थोड़ा आगे सरकती है, मगर कुछ बड़ी सी चीज अपनी चेरी पर चुभती हुई महसूस करके उसकी जान हलक में अटक गई। कवि की तो आत्मा है बाहर आने को रह गई। अपनी चेरी का टच शैतान पर फील करके कवि का कंट्रोल छूट रहा था और वो इरेक्ट हो चुका था। डोंट पैनिक बेबी, ही इज योर मॉन्स्टर कवि।
फिर रीन के निप्पी को अपनी तरफ खिंचकर उसको दोनों हाथों में पकड़कर 2 बार उन्हें थप्पड़ मारकर बोला, चलो अब मेरे गले लगो कम बेबी। बोलकर कवि ने बाहें फैला दी और अपने बेबीज का टच अपनी ब्रॉड चेस्ट पर फील करने के लिए पागल हो गया। रीन रोते हुए कवि को देखती है जो भारी सांसें लेकर रीन को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। रीन धीरे से आगे खिसक कर कवि के सीने से लिपट गई और यहाँ कवि ने उसे बाहों में भर लिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 53 द वाइल्ड सेशन। अब आगे रीन धीरे से आगे खिसकने की कोशिश करती है, मगर उसकी चेहरी तो कवि के सख्त पैरों से टच हो रही थी। रीन की बॉडी में एक सिरहन दौड़ पड़ी। वही कविन सरावत का क्या कहना, जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नर्वस नहीं हुआ, आज उसकी नर्वसनेस, उसकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। अपनी इतनी सॉफ्ट चेरी का टच पैरों पर महसूस करके कवि की सांसें भारी हो गई। अभी तक तो उसकी बेबी की पिंकी सी कन सिर्फ उसके पैरों को छू रही है, पता नहीं तब क्या होगा जब ये कवि के मॉन्स्टर से टच होगी। वही रीन जैसे आगे खिसक रही थी वैसे ही उसे अपने लिए डर लगने लगा था। क्या कवि अब हमारे साथ वो सब करेंगे? नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, हम तो मर ही जाएंगे। सोचते हुए उसने कवि की हार्ड हो चुकी बॉडी को देखा और उसकी आंखें जैसे बाहर आने को हो गई थी। कवि उसकी हरकतें नोटिस करके टेढ़ा मुस्कुरा देता है और रीन के एक बेबी को कसकर मुट्ठी में भींचकर बोलता है, आह कितने ज्यादा सॉफ्ट है मेरे दोनों बेबीज, इन्हें छूने के लिए तो कोई भी लड़का पागल हो जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। अब तक जितना हुआ उतना ठीक है, अगर दोबारा किसी लड़के ने इन्हें छुआ तो मैं पहले उसकी जान लूंगा, फिर तुम्हारी। आगे से इन्हें मैं ही पनिश करूंगा। आफ्टर ऑल मैं ही तो उनका डैडी हूँ। ओह ये नी अंडरस्को पल कितने टाइट और पिंक है, पता है हनी, जब मैं इन्हें सक करता हूँ ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मन करता है मुंह से बाहर निकालूं ही नहीं, पर ये मुझे मिल्क क्यों नहीं देते? मैं इनका डैडी हूँ, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाला हूँ, और ये मुझे ही भूखा मारना चाहते हैं। दिस इज नॉट फेयर हनी, शहद का घड़ा। कवि की बातें सुनकर रीन के गाल थाए एप्पल की तरह रेड हो गए और वो धीरे से दांतों तले होंठ दबाकर बोली, का कवि आपकी बातों से अजीब महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है हनी? कहकर कवि थोड़ा सा आगे बढ़ा और रीन के निप्पी को पिंच करके मदहोशी से बोला, बोलो ना बेबी, या मैं बताओ? उद्धरण चिन्ह। रीन नीचे नजरें झुकाए हुए ही कहती है, कवि हमें अजीब हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है, प्लीज आप बता दीजिए। बोलकर रीन खुद को कोसने लगी, क्योंकि वो भी कवि की डर्टी टॉक्स में उसका साथ दे रही थी। रीन का शर्मा कर नजरें नीची करना, बात होंठ काटना, आंखें झपकना सब कुछ कवि को पागल बना रहा था। रीन ने नजरें ऊपर उठाए मगर कवि के 8 पैक एब्स, उसकी इतनी हॉट एंड फिट बॉडी देखकर उसकी आंखें शर्म से झुकती। इससे पहले कवि एक हाथ से उसकी ठुड्डी ऊपर करके मदहोश आवाज में दोनों निप्पी पिंच करके बोला, तुम्हें अजीब महसूस हो रहा है रीन, क्योंकि तुम्हारी चेरी उसके हार्ड और गोरे गोरे हस्बैंड कवि को चाहती है। मेरी लिटिल चेरी वेट हो चुकी थी जस्ट मेरे छूने भर से बेबी, तो सोचो मैं अंदर जाऊंगा तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। रीन डर के मारे रोने लगती है। कवि कितना भी अच्छा बन रहा हो पर बेड पर आएगा तो रीन के साथ किसी बीस्ट से भी बदतर पेश आएगा। कवि ने बाहें फैलाए और दीवानगी से रीन को देखकर बोला, कम बेबी, आगे आओ और हमारे दोनों मासूम चेरी और मॉन्स्टर का मिलन कराओ। आहे आओ जल्दी, उन्हें एक दूसरे से टच होने दे। आफ्टर ऑल आज उनकी फर्स्ट किस होगी, बस अब और नहीं। रीन की आंखें बाहर आने को रह गई थी। रीन की चेरी और कवि का डेमोन, उनकी किस। कवि इतना अजीब सोच भी कैसे सकता है? जस्ट बिकॉज दोनों टच होंगे मतलब क्या किस हो जाएगी? ये सब रीन का इनोसेंट माइंड टॉलरेट नहीं कर पाता है और वो रोते हुए कवि को देखती है जो भारी सांसें लेकर रीन को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। रीन धीरे से आगे खिसक कर कवि के सीने से लिपट गई और यहाँ कवि ने उसे बाहों में भर लिया। रीन के आगे खिसकने से चेरी बिल्कुल कवि से टच हो रही थी। कवि की इतनी हार्ड बॉडी अपने इतने डेलिकेट हिस्से पर महसूस करके रीन की जान हलक में अटक गई। वही कवि को जैसे जैकपॉट मिल गया। रीन के दोनों इस चिक्स को प्यार से सहलाते हुए कवि रीन के बालों में हाथ घुमाने लगा। वो पूरी तरह से ड्यूस हो चुका था। रीन की इतनी सॉफ्ट चेरी की छुअन अपने शैतान पर महसूस करके वो और हार्ड हो जाता है। वही उसके दोनों बेबीज उसके सीने से सटे हुए थे। ऊपर से रीन के बटुफ, उनका क्या कहना। कवि दोनों को अपने बड़े बड़े हाथों से मसलने लगा। कितनी हॉट चेरी है बेबी, आई कैन फील माई चेरीज हॉटनेस। रीन की इस पर 3-4 बार स्लैप करके कवि उन्हें जकड़ लेता है। कवि आप क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। कवि ने रीन के सीने को खुद से और ज्यादा चिपका लिया और आहें भरकर बोला, बेबी ये पोजीशन कितने अच्छी होगी ना, मेरे दोनों बेबीज बाउंस होंगे जैसे जैसे कवि चेरी के अंदर जाएगा। मैं इसी तरह तुम्हारी एस को पकड़कर रखूंगा और अपने दोनों बेबीज को प्यार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। रीन ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा था, पर कवि उसके कंट्रोल की धज्जियां उड़ा रहा था। एक तो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ऊपर से ये एरोटिक बातें। रीन उसके सीने में दुबक कर बैठी हुई थी।
कवि भारी सांसें लेकर बोला, अब मेरे दोनों बेबीज को मेरी ब्रॉड मस्कुलर चेस्ट से रब करो। इतना बोलकर कवि रीन से दूर होकर एक लुक देता है, जिसे समझकर रीन ने कवि को नम हो चुकी आंखों से सोने का इशारा किया। कवि को यही तो चाहिए था। वो बिना देरी किए लेट गया। यहाँ रीन उसके ऊपर बैठी थी। कवि की विड्थ, लेंथ, हार्डनेस सब कुछ वो अच्छे से फील कर पा रही थी। रीन धीरे से झुकती है जिससे उसके बेबीज कवि की बॉडी से टच हो जाए और कवि जल्दी उसे छोड़ दे। पर क्या कवि रीन को छोड़ने के मूड में था? बिल्कुल नहीं, उसे तो अभी अपने बेबीज को पनिश करना था। रीन को इतना स्लो मोशन में काम करता देख कवि गुस्सा करना चाहता था, पर रीन नीचे झुक रही थी तो उसकी लाल होंठ कवि के सामने थे, जिन्हें देखकर कवि खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें खाने लगा। 2 मिनट बाद ही कवि ने उन्हें छोड़ दिया और बोला, फास्ट बेबी, जल्दी टच कराओ मेरे बेबीज को। उद्धरण चिन्ह। रीन एक जहर का घूंट घुटकर कवि के सीने पर बेबीज दबाने लगी और यहाँ कवि मानो पागल हो चुका था। उसके हाथ कंटिन्यू रीन के दोनों बटों कस को मसल रहे थे, जिस वजह से रीन सिहर रही थी। कवि मदहोश आवाज में रीन की खुली पीठ पर सख्त हाथ घुमाते हुए बोला, बेबी जोर से रब करो, जिससे मेरा एहसास कभी इनसे दूर ना हो। उस बाइक वाले लड़के की छुअन, उसका टच पूरी तरह मिट जाना चाहिए बेबी। आह, मेरे बेबीज कितने सॉफ्ट है। रीन को हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। जिस आदमी के ऊपर बैठकर रीन ये सब कर रही थी वो रीन की बहन का सौतेला बेटा था और इस रिश्ते से रीन कवि की सौतेली मासी लगती थी। उनके बीच का ये रिश्ता नाजायज था। बस चेरी की प्रेजेंस वहां महसूस करके कवि का कंट्रोल लूज हुआ और वो हार्ड हो गया। रीन को कुछ तेज चुभन महसूस हुई। आंखें ऊपर करके उसने कवि को सवालिया नजरों से देखा और यहाँ कवि ने सहसुली जीभ अपने होंठों पर घुमाए और रीन के दोनों बट को जकड़ कर बोला, लिटिल, तुम्हारी चेरी में मेरा कवि जाना चाहता है। आचा, चलो उसे करते हैं। बोलकर वो अचानक रीन को अपने नीचे पलट देता है। रीन के चेहरे को देखकर कवि को हाथों में थामकर लिटिल चेरी चेरी पर रब करके मदहोश आवाज में कहता है, कितना हार्ड हो गया है तुम्हारे लिए बेबी, पूरा खा जाओगी ना मुझे। उद्धरण चिन्ह। उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर रीन का चेहरा पीलों में गड़ गया और यहाँ कवि ने दोनों बेबीज को प्यार से देखा। फिर अचानक उसके भाव गुस्से वाले हो गए और वो दोनों पर 10 से 12 थप्पड़ मारकर बोला, हम अब आए हो पकड़ में। मना किया था ना अपनी मम्मा को दूसरे मर्द के करीब मत जाने देना, पर तुम दोनों, तुम तो खुद किसी और की पीठ सी टची टची हो रहे थे। शर्म नहीं आए तुम्हें? बोलो। कवि दहाड़ा। रीन रो रही थी क्योंकि उसकी बेबीज बेहद लाल हो गए थे कवि के थप्पड़ मारने की वजह से। कवि जल्दी से उन दोनों को मुट्ठी में भर लेता है और अब जाकर रीन के पेट के ऊपर बैठ जाता है, जिस वजह से उसकी हार्डनेस रीन के पेट से थोड़ी नीचे छू रही थी। आह कवि। कवि रीन की प्यारे चेहरे को देखकर बोला, ये जो तुम देख रही हो ना तुम्हारी नेवल से लिपटा हुआ है। हाँ बेबी, ये जब चेरी में जाएगा तब नेवल तक पहुंच जाएगा। फिर रीन के कान को काटते हुए फुसफुसाकर बोला, अंदर से जाएगा तब। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात समझकर रीन की सांसें भारी हो गई। कवि का मतलब रीन को अच्छे से समझ आया था। जब वो रीन के साथ इंटीमेट होगा तब उसके स्ट्रोक्स इतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं जो रीन की नेवल तक पहुंचने वाले हैं, जिसका मतलब साफ था रीन जीते जी नर्क के दर्शन करने वाली थी। कवि दोनों बेबीज को मुट्ठी में भींचकर आधे घंटे से खींच रहा था, उन्हें जोर जोर से मसल रहा था। उसे न तो रीन के रोने से फर्क पड़ा और न ही उसके चीखने से। उसने एक बीबी को मुंह में भरा और दोनों को ऐसे मसलने लगा जैसे उन्हें खिंचकर अलग कर देगा। रीन चीख रही थी पर कवि को उससे क्या। आधे घंटे बाद कवि रीन के बेबीज को मुंह से न निकालता है और उनके ऊपर छपी अपनी उंगलियों और दांतों के निशान देखकर मुस्कुराकर कहता है, नाउ योर पनिशमेंट इज ओवर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर कवि रीन का चेहरा देखता है जो आंसुओं से सना हुआ था। कवि के हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने तो बस अपने बेबीज को पनिश किया था। रीन के सीने को ऊपर नीचे होता देख कवि ने उन्हें प्यार से सहलाया और उसके निप्पी को होंठों से छूते हुए भारी सांस लेकर बोला, ब्रेथ बेबी, जस्ट ब्रेथ माई सॉफ्ट वंस। Oh, your softness is driving me crazy. I just wanna eat you both. उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अपनी हार्डनेस को देखकर उसने नाम में गर्दन हिलाए, आय शिबाल। उद्धरण चिन्ह। रीन जो भारी सांसें ले रही थी, शिबाल वर्ड उसके लिए नया था। वो कवि को खुद के बाल खींचते हुए शिबाल चिल्लाता सुनकर बोल पड़ी, शिबाल का क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। कवि जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि उसके पापा, नई नई लॉन्च हुई स्टेप मदर लीला और रीन की माँ भी घर में थी, जिस वजह से कवि अगर कुछ करेगा, मतलब रीन के साथ इंटीमेट होगा तो सब सुन लेंगे। फिर उनकी भयानक आवाजें सुनकर रीन को हेल्प करने आएंगे। कवि यही सोच रहा था तभी रीन का सवाल, व्हाट शिबाल सुनकर कवि टेढ़ा मुस्कुरा देता है। रीन के दोनों पैर सेपरेट करके कवि उसकी चेरी को मदहोशी में सहलाते हुए बोला, शिबाल का मतलब जानना है? उद्धरण चिन्ह। कवि की आवाज बेहद डार्क थी, इसलिए रीन ने डरते हुए नाम में गर्दन हिलाए और यहाँ कवि उसकी चेरी में एक उंगली डालकर गुर्राया, शिबाल मीन्स FC के बेबी। ये वही है जो मैं तुम्हें करने वाला हूँ। I'll do this thing whole night with you and you are so effing pink, damn it।
बोलकर उसने रीन के पैर साइड कर दिए, वो भी फोर्स के साथ। आह कवि। उद्धरण चिन्ह। शिबाल वर्ड कोरियन है, जो मुझे नेट ने बताया था। पता है वो क्या कह रहा था? अपनी कैंडी को कभी एफ के नहीं करेगा क्योंकि उसे दर्द होगा, पर इंटीमेट नहीं होगा तो प्यार कैसे जताएगा? मैं तो करूंगा और इतना करूंगा कि तुम मुझसे इम्प्रेस होने वाली हो। जस्ट लुक एट योर कवि, कितना बड़ा है और तुम छोटी सी। कवि की बात सुनकर रीन की सांसें भारी हो गई और उसने कवि के हाथ पर अपने नाजुक हथेली रखकर मधोशी से बोली, तो कवि ऐसे बातें ना किया करे। क्यों बेबी? कवि उसके लोअर लिप्स को सहलाते हुए बोला। उसकी चेरी वेट थी, मतलब अब रीन अपना कम कवि के फेस पर दे सकती थी। हाँ, हमें अजीब होता है, बोलकर रीन ने दांत तले होंठ दबा लिए। कवि तो रीन की इस अदा पर मानो पागल हो गया और उसके कान को काटकर होंठों पर जीभ घुमाकर बोला, बेबी कहाँ हो रहा है, बोलो। कहकर उसने रीन के बेबीज को मसल दिया और बोला, यह बोलो ना। रीन ने ना में गर्दन हिलाई और आहें भरने लगी क्योंकि कवि के हाथ नीचे लिटिल चेरी को रब कर रहे थे। कवि हाथ नीचे बढ़ाते हुए रीन की नेवल पर उंगली घुमाकर गहरी सांस लेकर बोला, यहाँ हो रहा है हनी। रीन ने बेडशीट हाथों में भींचकर ना में गर्दन हिलाए और यहाँ कवि ने सोचा अब तो एक ही पार्ट रह गया। इतना सोचकर वो मदहोश होकर रीन की किटी को छुकर बोला, यह हनी स्पीक अप, बोलो ना बेबी, यहाँ हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। रीन ने कवि की आंखों में मदहोशी से देखा और रुआसी आवाज में बोली, हाँ कवि दर्द जैसा हो रहा है, हमें छोड़िए प्लीज, हमसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। कवि मदहोश होकर बोला, अब कंट्रोल मत करना बेबी, भी हो जाए तुम अपने आप को मत रोकना। आई एम गोइंग टू काम यू इन माई चेरी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने रीन के पैर साइड हटा दिए और सामने का नजारा देखकर बहकी आवाज में बोला, तुम क्या हो रीन, इतनी टेस्टी दिखाई दे रही हो, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोलकर कवि ने अपनी टंग रीन के फ्लावर पर घुमाई। आह कवि, मौन करते हुए रीन ने उसके बालों को थाम लिया। तो कवि की बात, तुम्हें खा जाऊंगा, ये याद करके रीन अनायासी मुस्कुरा दी। वही कवि उसकी कंठ पर जीभ घुमाने के साथ पी होल पर टंग घुमा कर बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे इससे ऑब्सेशन नहीं है? यू आर रॉन्ग, मेरा ऑब्सेशन तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट से है, तुमसे है। बोलकर उसने वहां टंग इंटर कर दी। आह कवि, वहां नहीं। कवि ने अचानक रीन की चेरी में फिंगर इंसर्ट करके उसकी पेटल्स एक हाथ से हटाकर बोला, बेबी मुझे छूना, मेरा नाम लेकर अपनी सेक्सी वॉइस में मौन करना। उद्धरण चिन्ह। रीन ने हाँ में जवाब दिया और यहाँ कवि पागलों की तरह रीन में फिंगर करते हुए उसे किस नहीं करता बल्कि खाने लगा था। रीन तड़प रही थी, पिछले 3 साल से उसने खुद को ऐसे छुआ नहीं था और ये सब उस काली रात की वजह से था जब उसने कवि को याद करके अकेले अकेले वो सब किया था। रीन के एक पेटल को होंठों से खींचकर कवि मदहोश आवाज में बोला, ये स्ट्रॉबेरी इज सो टेम्पटिंग। उद्धरण चिन्ह। बोलकर कवि ने रीन के दोनों पैर और ज्यादा खोल दिए और किसी भूखे शेर की तरह रीन पर झपट पड़ा। रीन करहा रही थी, कवि क्या कर रहा है, रुक जाए। मगर कवि तो कवि ठहरा। करीब 1 घंटे बाद रीन कवि के बाल खींचने लगी। आज छोड़ो प्लीज, मैं आपका फेस गंदा कर दूंगी। कवि आप गंदे हो जाओगे प्लीज। उद्धरण चिन्ह। यहाँ उल्टा कवि ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब वो अपनी चेरी को निगलने लगा था। रीन तड़पते हुए रो पड़ी क्योंकि ये दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था। कवि न नहीं आहे कराहते हुए रीन के पेट में नॉट जैसी पड़ी और उसकी कमर उचक गई। यहाँ कवि को कुछ बहुत अजीब सा टेस्ट अपने होंठों पर फील हुआ जिससे कवि मुस्कुरा दिया। ऊपर से रीन की मोयन वॉइस में अपना नाम सुनकर कवि अपने जूनियर का दर्द भूल गया। उसने रीन के पैरों से फेस निकाला और दोनों फिंगर को अंदर डालकर रीन का स्टिकी सबस्टेंस लिख करके बोला, ओ सच में तुम स्ट्रॉबेरी की तरह टेस्ट करती हो। रीन का चेहरा कुछ शर्म और कुछ बुरा महसूस करके लाल हो गया। उसने कके के फेस पर सीएम किया था, जो बात बेहद शर्मनाक थी रीन के लिए, मगर कवि तो उसके मॉइस्चर को ऐसे लीक कर रहा है जैसे कितना टेस्टी है। कवि वॉशरूम से वेट टॉवल लेकर आया। उसने रीन को देखा जो अभी भी पैरों को खोलकर उसी पोजीशन में लेटी थी और गहरी सांसें ले रही थी। उसके कांपते पैर देखकर कवि टेढ़ा मुस्कुराया और अपनी चेहरी को क्लीन करके उसे होंठों में भरकर कुछ पल किस करके दूर हो गया। रीन का पसीने से लथपथ चेहरा, उस पर शर्म का पर्दा देख कवि ने आंखों से पूछा, ये शर्म का पर्दा क्यों भला? उद्धरण चिन्ह। वो आपने कुछ नहीं पहना है। बोलकर रीन न शर्म से नजरें झुका ली। कवि टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, जितना देखना है देख लो, अगली बार से ये अपनी चेरी वाइफी के अंदर घुसा रहेगा। बोलकर उसने आंख मारी और ऐसे ही बिना किसी पकड़े के रीन के ऊपर सो गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 54 लव मेकिंग। अब आगे। हॉस्पिटल में मीरा हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और परम रोते हुए ग्लास डोर से मीरा की ऐसी हालत देखकर रो रहा था। मीरा का खून बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से सभी डॉक्टर परेशान हो चुके थे। एक तरफ इस मासूम बच्ची की जान बचाने के फर्ज और दूसरी ओर परम का खौफ। परम मीरा की ऐसी हालत देखकर रोते हुए खुद से बोला, मुझे माफ कर दो मीरा, माफ कर दो।
तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार महानंदस्को मैं हूँ। मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हारे हाथों को थामकर वादा किया था, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मगर जब से मैंने उस्मान को देखा, मेरा गुस्सा अपने आप से भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैं नहीं जानता मैं इतना बुरा कैसे बन गया मीरा, कैसे मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। बोलकर वो आगे बढ़ा और खिड़की से मीरा को देखकर रोते हुए मंदिर के पास गया जहाँ बुद्धा की मूर्ति थी। परम हाथ जोड़कर मीरा के लिए प्रार्थना करता है और खुद से एक वादा करता है, अगर मीरा को कुछ होगा उसके पहले परम अपनी जान दे देगा। यही वादा उसने मीरा से भी किया था। रेन का एक दोस्त जो हॉस्पिटल आया था मीरा, वही दूसरी तरफ सरावत मेंशन। रीन अभी भी उसी हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उसके दोनों लेग्स कभी जिस हालत में छोड़कर गया था दोनों वैसे ही थे। आंखों में हल्की नींद, प्यारे से चेहरे पर गिल्ट के साथ साथ हल्की मुस्कान और उसके वो कांपते होंठ, मदहोशी भरा चेहरा और सांस लेते वक्त ऊपर नीचे होता हुआ सीना, ये सब देखकर कवि के चेहरे पर अनायासी मुस्कान चिपक जाती है। कवि अपने हाथ में पकड़े वेट टॉवल को कसकर मुट्ठी में भींच लेता है। रीन को इस हालत में देखकर कवि की बॉडी वापस से गर्म होने लगी थी। कुछ देर पहले रीन जिस तरह मदहोश होकर कवि के बाल खींच रही थी, उसका नाम लेकर मोएन कर रही थी, उस हिसाब से कवि का अपने आप को कंट्रोल करना बेहद ज्यादा ही मुश्किल था। कवि बेड पर चढ़ जाता है। वही रीन जिसके जिस्मो जान पर अलग ही खुमारी छाई थी, वो किसी और ही दुनिया में खोई थी। वो कवि को ऐसे बिना किसी कपड़े के देखकर घबरा जाती है और अचानक ही बोल पड़ती है, आह कवि आप नंगू पंगू क्यों घूम रहे हो? प्लीज कपड़े पहन लीजिए ना। इतना बोलकर रीन खुद पर ध्यान देती है जो कवि के सामने लेग स्प्रेड करके सो रही थी। रीन बड़ी फुर्ती से अपने पैर आपस में जोड़ लेती है और दोनों बेबीज को छिपाने की कोशिश करने की सोचती है, मगर तभी उसे कवि की धमकी याद आती है, अगर मेरे बेबीज को ढकने की कोशिश करोगी, उन्हें मुझसे छिपाओगी, तो तुम्हें और इन दोनों को काट दूंगा। बस कवि की यही धमकी याद करके रीन हाथ वापस लेकर कवि को टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है। रीन ने जितनी फुर्ती से पैर जोड़े, कवि उसके पैरों को बड़ी जल्दबाजी में अलग कर देता है। कवि के कानों में तो बार बार रीन की कही बात घूम रही थी, नंगू पंगू, उद्धरण चिन्ह। कवि रीन के ऊपर पूरी तरह से झुक गया, जिससे रीन डरने लगी थी। कवि की शार्प नोज रीन की नाजुक सी नाक से टकरा रही थी और दोनों नीचे झुकते हुए पूरी तरह बैक पर लीन हो गए। रीन रुआसी आवाज में बोली, तो कवि आप क्या कर रहे हैं? कवि उसके नेक को स्निफ करके डार्क वॉइस में बोला, क्या कर रहा हूँ बेबी गर्ल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कवि के मुंह से बेबी गर्ल सुनकर तो रीन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये वही आदमी था जो कभी किसी औरत को देखता नहीं है, आज रीन को बेबी गर्ल कहकर बुला रहा है। रीन सुबकते हुए बोली, कवि हमें शर्म आ रही है, प्लीज आप कपड़े पहन लीजिए। रीन की बात सुनकर कवि उसे एक लुक देता है, फिर टेढ़ा मुस्कुराकर कहता है, अब कपड़े पहनने को बोल रही हो बेबी? कुछ समय पहले तो आहें भर के मोएन करके चिल्ला रही थी। आह कवि हमें दर्द के साथ कुछ अजीब हो रहा है। आह आपकी फिंगर कितनी बड़ी। कवि की बात पूरी होती इसके पहले रीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कवि के मुंह से वो सारी आवाजें, वो भी एमएन वॉइस में सुनना रीन को झटका लगने जैसा था। कवि की वॉइस बेहद डोमिनेटिंग पर समंदर की तरह शांत थी। उस वॉइस में मोएन सुनकर रीन का दिमाग चकरा गया था। रीन का ऐसा चेहरा देखकर कवि टेढ़ा मुस्कुराकर उसके होंठों को चूमकर बोला, यू आर सो क्यूट बेबी। कवि ज्यादा बहकता उसके पहले हिचकिचाते हुए बोला, आई मीन नॉट इज माई बाय बेबीज, मतलब मेरे बेबीज ज्यादा प्यारे हैं। कवि से कपकाते हुए रीन से दूर होकर उसके पैर साइड करके अपनी चेरी को देखकर मदहोशी से बोला, देखो तो कितनी जूसी है। कैन आई ड्रिंक सम जूस हनी? रीन जल्दी से 2 बार नाम में गर्दन हिलाती है और कवि के चेहरे को थाम लेती है जो उसकी आंखों में देखते हुए नीचे झुक रहा था। रीन की हरकत देख कवि को गुस्सा आता, इसके पहले रीन कांपती आवाज में कहती है, तो कवि आपका माउथ खराब हो जाएगा, वो चीज अच्छी नहीं होती, आप प्लीज वहाँ होंठ मत रखा का। कवि उसे आंखें दिखाकर बोला, यू आर परफेक्ट नरम, हर एक एंगल से बेबी। मेरे दोनों बेबीज तो कितने परफेक्ट है, मन करता है रात दिन अपने बच्चों से प्यार करता रहूं। रीन ने आंखें नीची और डरते हुए बोली, पर मेरे दोनों बेबीज दो बहुत ज्यादा छोटे हैं। आपकी बॉडी कितनी बड़ी है, दोनों उसके कंपैरिजन में छोटे हैं। आप परफेक्ट है कवि और मेरे दोनों बेबीज आपके हाथ में समाते तक नहीं। जस्ट शट अप हनी, आगे से अगर तुमने मेरी चेरी और दोनों बेबीज के बारे में अनाप शनाप बकोई तो याद रखना इतना जोर से करूंगा ना कि दर्द में तड़पते हुए मर जाओगी। लिटिल कवि को तो देख ही चुकी हो, जो सच में किसी शैतान से कम नहीं है। ही विल डिस्ट्रॉय हिज जेली वाइफी, सो बी ए सबमिसिव गर्ल। और क्या कहा, ये दोनों छोटे हैं? एक बार मेरे हैंड्स देखो, कितने बड़े हैं तुम्हारे दोनों गोल गोल सॉफ्ट से चिक्स। वो तो आ जाते हैं ना मेरे हाथों में, मेरे बेबीज परफेक्ट है, हर एक एंगल से परफेक्ट हो तुम। इतना बोलकर कवि रीन के पैर और ज्यादा खोलकर वहां वेट टॉवल से क्लीन करके प्यार से किस करके दोनों पेटल्स को होंठों से खींचकर मदहोशी में बोला, तुम दोनों को अब जल्दी खुलना होगा। डोंट वरी कवि, द मॉन्स्टर खोल देगा और फिर डीप तक जाकर तुम्हें खुश करेगा, इतना खुश करेगा कि तुम चीखोगी। यहाँ कवि, बस अब नहीं, मेरा 10th टाइम है, रुक जाए।
पर मैं टीसीएच में नहीं रुकूंगा। मोन्स्टर कवि उसकी वाइफी को खुश करेगा और मैं तुम्हें हनी। कवि की बातों से अब रीन को हार्ट अटैक आना ही रह गया था। मतलब 10th टाइम, ये क्या होता है। और जब जब कवि रीन की एक्टिंग करके मोयन करता था और भी सेव आए लगता था, जो देख रीन ने शर्म से नजरें झुकाई। ये पहली बार था जब कवि रीन को शर्माते हुए देख रहा था। कवि का दिल तो उछल ही रहा था मगर साथ में उसके डेमोन को भी चूल मच रही थी, जो रीन अपनी थाई पर महसूस करके कांप उठी। कवि और हार्ड होता इससे पहले उसने साइड टेबल पर टॉवल रखा और रीन के दोनों बेबीज के बीच मुंह छिपाकर किसी मासूम से बच्चे की तरह बोला, बेबी तुम इतनी सॉफ्ट क्यों हो? क्या तुम्हारे वक्त आंटी ने कॉटन कैंडी खाई थी? जो हमारे दोनों बेबीज कॉटन की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट है। और ये दोनों चेरी चेरी, इनका कोई जवाब नहीं। बेबी कितनी पिंक है ये। ओम, कवि को भूख लग रही है। इतना बोलकर उसने अचानक एक निप्पी को मुंह में भर लिया और उस पर जीभ घुमाकर बोला, डैडी को मिल्क कब दोगे तुम दोनों? देखो अब लिटिल कवि और लिटिल चेरी की शादी हो जाएगी, फिर तो हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी। मैं तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा, फिर तुम क्यों मुझे मिल्क नहीं देते हो? बोलकर कवि दोनों के बीच मुंह धंसाए हुए ही उन्हें प्यार से सक करने लगा और एक ब्लैंकेट से रीन और खुद को कवर करके दोनों बेबीज को मसाज देते हुए और एक को सक करते हुए ही रीन के हाथ अपने बालों में रख देता है। रीन उसे असमंजस में देख रही थी। रीन की आंखें तो नींद से भरपूर थी, क्योंकि कवि ने उसे प्लेजर ही इतना दिया था। रीन के नींद भरे चेहरे को देखकर कवि उसमें खो जाता, तभी उसने रीन के निप्पी को काट लिया। रीन सिसक उठी, आह कवि। कवि उसे घूरते हुए बोला, तुम तो बड़ी सेल्फिश निकली, अपना काम हुआ तो चलती बनी। रीन को उसकी बात समझ नहीं आती तो कवि उसके विमेन हूद को सहला कर बोला, आई हैड गिवन यू प्लेजर बेबी, द हार्डेस्ट प्लेजर। आउट ऑफ सम वाज टू स्ट्रॉन्ग। फिर डार्क आवाज में, और अब तुम भाग रही हो, मेरे बालों में हाथ घुमाओ। उद्धरण चिन्ह बोलकर कवि वापस अपने बेबी से प्यार से बातें करते हुए उन्हें कहानी सुनाने लगा। रीन तो बस अब पागल होने की रह गई थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 55, कवि की अजीब बातें। अब आगे। हॉस्पिटल में रेन का एक दोस्त जो मीरा को जख्मी हालत में परम की बाहों में देख चुका था, उसने रेन को कॉल लगाकर सब बता दिया। कवि रीन को घूरते हुए बोला, तुम तो बड़ी सेल्फिश निकली, अपना काम हुआ तो चलती बनी। रीन को कवि की बात समझ नहीं आती तो कवि उसके विमेन हूद को सहला कर बोला, आई हैड गिवन यू प्लेजर बेबी, द हार्डेस्ट प्लेजर। आउट ऑफ सम वाज टू स्ट्रॉन्ग। फिर डार्क आवाज में, और अब तुम भाग रही हो, मेरे बालों में हाथ घुमाओ। उद्धरण चिन्ह रीन को अब अपनी करी हुई हरकत पर शर्म आ रही थी। उसे गिल्ट हो रहा था। कवि ने भले ही आज उसे प्यार से छुआ था मगर हर वक्त तो जबरदस्ती करता था। कवि तो हर बार रीन को कैरेक्टरलेस बोलता है, ना जाने कितनी बुरी भली बातें बोलता है, और आज तो कवि हद ही पार कर चुका था। रीन कवि के बालों में हल्के से हाथ घुमाते हुए आंखें बंद कर लेती है और कवि की वॉशरूम में कही बात उसे याद आ जाती है जहां कवि ने दो लड़के एक साथ रीन को सुकून देते हैं और रीन को वैसी आदत हो गई है। ये बातें याद आते ही रीन की आंखों में हल्की नमी तैर जाती है। कवि जो रीन के दोनों बेबीज के बीच फेस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर रीन की इतनी सॉफ्ट स्किन की वजह से उसका चेहरा बार बार फिसल रहा था। बिल्कुल कवि थोड़ा नीचे भी सर रख सकता था मगर उसे तो अपने बेबीज के ऊपर चेहरा रखकर उनका एहसास अपने गालों पर सजाना था। रीन ने कुछ पल पहले कवि की बाहों में खुद को सौंप दिया था। क्या उसकी बॉडी को इतनी ज्यादा कवि की जरूरत थी जो उसने ऐसी हरकत की? रीन अब रोने लगी थी। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बरस रहे थे। कवि जो अपने बेबीज को गुस्से में घूरते हुए कह रहा था, तुम दोनों मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? डैडी को नींद आ रही है। आपके डैडी ने कितने घंटों तक आपकी प्यारी प्यारी मम्मा को खुश किया है। अब डैडी थक गए हैं, उन्हें नींद आ रही है, तो अब तुम दोनों मुझे यहाँ फेस रखने दो, ठीक है? बोलकर उसने दोनों को चूम लिया और फिर अपना फेस लेफ्ट साइड पर रखकर पूरा भार रीन के ऊपर छोड़ दिया। उफ, उसके बेबीज की ओवर सॉफ्ट बॉडी, उनकी वजह से कवि काफी से एक झटके में स्लिप हो गया और वो बेड पर टिक गया। रीन रो रही थी मगर कवि की ऐसी बातें सुनकर उसे सच में ऐसा लग रहा था कि वो आखिर चीज क्या है, मतलब पल में कुछ तो पल में कुछ और। रीन की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कवि दोनों बेबीज को जोर से मसल देता है और रीन की तरफ देखता है, मगर ये क्या, उसकी बेबी तो रो रही थी। कवि रीन के चेहरे को प्यार से थामकर हड़बड़ाते हुए बोला, बेबी मेरी स्वीट सी हनी, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया जो तुम रो रही हो? स्पीक अप, व्हाई आर यू क्राइंग नरम। उद्धरण चिन्ह कवि के चेहरे पर परेशानी नाम का इमोशन रीन ने पहली बार देखा था, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत के बाद बस कुछ महीनों तक अपने डेट के लिए परेशान होता था। फिर उसके डेट की जिंदगी में औरतें आई और कवि ने जैसे इस पूरी दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया। उसके अंदर सिर्फ दो इमोशन रह गए थे, एक गुस्सा करना और दूसरा दरिंदगी वाला, मतलब वही इमोशन जिसके चलते वो मासूम लोगों की दुनिया पार लगाता है, उन लोगों को बहुत प्यार और अपनेपन से भगवान के पास पहुंचाता है।
कवि ने रीन के चेहरे को थाम लिया और बेहद प्यार से उसे चूमने के बाद बोला, बोलो ना हनी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ गलत किया क्या मैंने? उद्धरण चिन्ह। रीन ने जल्दी से ना में गर्दन हिलाए और रोते हुए बोली, मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। क्योंकि मैंने बिना किसी रिश्ते के आपके साथ वो सब किया। बोलकर वो सिसकने लगी। कवि को गुस्सा करना था रीन के ऊपर, मगर उसकी इतनी इनोसेंट बातें सुनकर कवि को रीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है और वो रीन के प्यारे से चेहरे को थामकर इंडेक्स फिंगर से उसके आंसू हटाते हुए बोला, शश, रोते नहीं बेबी, तुमने जो कुछ भी किया वो सही था। तुमने मुझे फील किया बेबी, जस्ट बिकॉज आई एम ओनली योर्स एंड यू आर टोटली माइन, ओनली माइन बेबी। बोलकर उसने रीन के होंठों को चूम लिया और उसके गालों को काटकर बोला, इतनी सॉफ्ट कैसे हो तुम? हर एक एंगल से परफेक्ट है मेरी बेबी। बस अब रोना धोना बंद करो और अपने को प्यार करो। उद्धरण चिन्ह। सामी। रीन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो जोर जोर से खांसने लगती है। रीन को अचानक इतना खांसता देख कवि परेशान होकर बोला, पानी चाहिए। कवि हड़बड़ी में खड़े होकर ग्लास में पानी लेकर आता है और रीन की पीठ रब करते हुए उसे पानी पिलाता है। हाँ, ये बात कवि के लिए बेहद अजीब थी क्योंकि कवि ने आज तक किसी को पानी नहीं दिया था। उसने खुद भी कभी एक ग्लास पानी अपने हाथों से नहीं लिया था। वही रीन की सांसें गले में अटक रही थी क्योंकि कवि के सख्त हाथ उसकी पीठ को सहला रहे थे। रीन थोड़ा सा पानी पीने के बाद ग्लास कवि को दे देती है और कवि से नजरें चुराने लगती है, जिसकी वजह साफ थी कवि ने कुछ नहीं पहना था। कवि ग्लास साइड टेबल पर रखने के बाद रीन के बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रीन को कोई जवाब न देता सुन अब कवि को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रीन तो इतनी भयानक आवाज सुनकर डर के मारे कांप रही थी। उसने जल्दी से मुंह खोलकर कहा, वो आपने सामी कहा ना, इसलिए मैं। कवि गहरी सांस लेकर रीन को बेड पर सुलाता है, फिर उसके ऊपर सोने के बाद प्यार से कहता है, ओ हनी, यू आर टू इनोसेंट बेबी। सामी ही तो बोला है और मैं तुम्हारा सामी ही हूं ना। सामी मतलब हस्बैंड है ना हनी? पर हमारी तो शादी नहीं हुई है। और रीन की बात पूरी होने से पहले कवि बोल पड़ा, शादी करने भी कौन वाला है? शादी और प्यार जैसी चीज इस दुनिया में है ही नहीं, सब दिखावा होता है। बस तुम इतना जान लो, मैं अपने बच्चों का डैडी हूँ और तुम्हारा सामी मतलब कि प्यारा हस्बैंड। गॉट इट? रीन बस में गर्दन हिला देती है और यहाँ कवि दोनों साइड के बेबीज को हल्का मसाज करके बोला, वैसे मैं इनके ऊपर सोऊंगा कैसे, ये तो बटर से भी ज्यादा स्मूथ है। रीन तो अपनी ही सोच में गुम थी। कवि और उसका सामी उसका हस्बैंड, नो वेज। मतलब रीन जल्दी इस दुनिया को छोड़ने वाली है, ऐसा उसे लगता है, जस्ट बिकॉज कवि की उल्टी सीधी बातों की वजह से। थाई लैंग्वेज में हस्बैंड को सामी बोलते हैं। रीन को किसी सोच में गुम देखकर कवि एक निप्पी को 2 उंगलियों से पिंच करके बोला, व्हाट रबिश, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ खो जाती हो? बोलो अब कैसे सोऊंगा यहाँ पर? फिर कवि ने एकदम से मासूम शक्ल बनाई और छोटे बच्चे की तरह बोला, कवि को बहुत नींद आ रही है। कवि इज टू स्लीपी हनी, लेट मी स्लीप ऑन माई सॉफ्ट बेबीज। बोलकर रीन को देखा। रीन थी कवि के हैंडसम फेस को ऐसे देख रही थी जैसे इस इंसान के सारे स्क्रू लगता है किसी ने फेंक दिए थे। कविन सरावत जैसा इंसान एक क्रिमिनल बच्चों जैसी बातें कैसे कर सकता है, रीन को समझ नहीं आता। कवि अब गुस्से में दहाड़ा, सुलाओ मुझे, जगह बनाओ इनके पास, क्योंकि मुझे सोना तो इन्हीं के साथ है। रीन ने कांपते हाथों में कवि का चेहरा थाम लिया और उसे दोनों बेबीज के सेंटर में रखने के बाद थोड़ा नीचे ले जाती है, जिससे कवि का चेहरा अब दोनों बेबीज के एग्जैक्टली थोड़ा नीचे था। कवि खुश हो गया और दोनों को मुट्ठी में भींचकर बोला, यू आर वेरी स्मार्ट माई हनी। वैसे एक बात बताओ। बोलकर कवि रुक गया जैसे रीन के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हो, मगर रीन तो अपनी ही सोच में गुम थी। उसे बेहद अजीब लग रहा था कवि की सभी बातें माना, कवि का इतना अच्छा बिहेव। उसे ये सब किसी तूफान के आने से पहले की शांति लग रही थी। उसकी सोच सही थी, कल कुछ ऐसा ही होने वाला था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।